सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 5 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया का, जो कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का जो एग्जाम आने वाला है उसमें बहुत हेल्प करेगा। सोशल वेलफेयर पॉलिसीज है यूनिट 5 का नाम, और इसमें आपकी 4 पॉलिसीज आपको पढ़नी होती है। राइट टू एजुकेशन, नेशनल हेल्थ मिशन, फूड सिक्योरिटी एंड मनरेगा। ये जो लेक्चर है आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। ठीक है, मटेरियल इंग्लिश में दिखाऊंगी, लेकिन आपको जो ट्रांसलेशन है वो हिंदी में भी साथ साथ मिलती रहेगी, तो आपको बहुत हेल्प होगी अगर आप हिंदी मीडियम के भी हो तो। ठीक है। सो यहाँ पे आपको जो जो पीवाईक्यूज आए हैं, मैंने आपको पीवाईक्यू एनालिसिस ऑलरेडी करा दिया था। तो इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आए थे इसके लिए मैंने आपको प्रीवियस एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगी, वहां से देख लेना कि कौन कौन से इस पर्टिकुलर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं आज तक, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं, आपको क्या क्या करके जाना चाहिए। तो वो वीडियो जरूर से देख लेना। इसके अलावा हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 5 सोशल वेलफेयर पॉलिसीज, कंसेप्ट एंड अप्रोचेज ऑफ सोशल वेलफेयर। ये ए पार्ट है, इसी का बी पार्ट है वो जो 4 पॉलिसीज मैंने अभी आपको थंबनेल में दिखाई। ठीक है, सो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले तो सोशल वेलफेयर पॉलिसीज होता क्या है, तो आपको सोशल वेलफेयर पॉलिसीज दे देगा और बोलेगा कि इस एक चारों में से कोई एक पॉलिसी को डिफाइन कर समझाने के लिए दे देगा। तो आप सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में ये लिखोगे कि सोशल वेलफेयर पॉलिसीज वो पॉलिसीज होती हैं जो समाज के कल्याण के लिए बनाई जाती है। सोशल यानी कि आपका सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को या डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए बनाई जाती है सरकार द्वारा। तो ऐसी पॉलिसीज, ऐसी नीतियां जो सरकार द्वारा बनाई जाती है समाज की प्रॉब्लम्स और डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए, उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए और उनकी लाइफ को थोड़ा और इजी बनाने के लिए, तो वो सोशल वेलफेयर पॉलिसीज है। इतना आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। इसमें कॉन्सेप्ट एंड अप्रोच, कॉन्सेप्ट आपने समझा दिया, फिर थोड़े से अप्रोचेस समझा दिए, एंड अप्रोचेस के बाद जो आपसे पॉलिसी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी गई है वो समझा दी। चारों में से कोई एक पूछेगा, लेकिन करनी आपको चारों ही है। या फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा और एक पक्का शॉर्ट नोट में भी आता है। इन इसी यूनिट 5 से एक शॉर्ट नोट भी आता है। राइट टू एजुकेशन, हेल्थ मिशन या आपका जो अभी मुनरेगा या फूड सिक्योरिटी, इन चारों में से एक शॉर्ट नोट के लिए भी दे देगा। ठीक है, सो आपको बहुत हेल्प होगी आज के लेक्चर से। तो सोशल वेलफेयर जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आप ये भी अपने आंसर में लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में, कि सोशल वेलफेयर पॉलिसीज जो है वो क्यों बनाई जाती हैं, ताकि वो नेशन को प्रोटेक्ट कर सके, हमारे राष्ट्र को सुरक्षा प्रदान कर सके और लॉ एंड ऑर्डर को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, कानून वगैरह, कानून व्यवस्था को और प्रोटेक्ट कर सके। तो ये फर्स्ट आपका फीचर हो जाएगा। इसके अलावा मैंने एक आंसर राइटिंग का वीडियो भी बनाया है, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि एक प्रॉपर आंसर में क्या क्या होना चाहिए, एक परफेक्ट आंसर में। जब मैं कॉपी चेक करती हूँ या हमारे साथ दो बाकी टीचर्स कॉपी चेक करते हैं, तो वो एक आंसर में क्या क्या ढूंढते हैं, तो वो जरूर से देख लेना। और इसके बाद आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखा जाता है सोशल वेलफेयर पॉलिसीज में। जब आप समाज कल्याण की नीतियां बनाई जाती है सरकार द्वारा, तो वो ये भी देखती हैं कि ये जो पॉलिसी है क्या इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा कि नहीं, क्या इससे जो काम करने की क्षमता है लोगों की वो बढ़ेगी कि नहीं। ठीक है, इंडस्ट्रीज प्रोडक्टिविटी, जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, उनकी जो उत्पादन है वो बढ़ेगा कि नहीं। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसका काम होता है ज्यादा से ज्यादा वेस्टेज को कम करना। फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब आपका सोशल वेलफेयर पॉलिसीज का एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर ये सोशल डेवलपमेंट पे भी फोकस करती हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, नेशन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर, मतलब ये सोशल वेलफेयर पॉलिसीज क्यों बनाई जाती है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, नेशन को प्रोटेक्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर को प्रोटेक्ट करना, दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, आर्थिक विकास लेकर आना, सामाजिक विकास लेकर आना। ठीक है, देन आपका सामाजिक विकास में आपके ये सब आ जाएगा, एजुकेशन, ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट, ये सब। तो आपको पूरा पूरा रटना नहीं है, सिर्फ जो जो मैं बता रही हूँ उसको समझना है और अपने आंसर में एक एक लाइन लिख के आनी है, क्योंकि मेन जो आपका आंसर होगा, मेन बॉडी जो होगी आंसर की, वो आपकी पॉलिसी समझाना होगा, स्टार्टिंग या फिर अप्रोचेस होंगे। ठीक है, ये आप एक एक लाइन में इसके फीचर्स लिख सकते हो। फिर सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे। ठीक है, देन आपके वॉलंटरी इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो ये आपको ये समझाने की जरूरत नहीं है। वैसे वॉलंटरी इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो गवर्नमेंट से, जिनको फंडिंग तो मिलती है, लेकिन कुछ फंडिंग मिलती है और बाकी ज्यादातर वो जो काम है वो अपने खुद के पैसों से करते हैं। तो ऐसी संस्थान जो होती है ना, कि हाफ उनको गवर्नमेंट फंड करती है और बाकी सारी चीजें वो खुद के पैसों से करते हैं। ठीक है, खुद के एक्सपेंसेस पे। तो कुछ सेमी गवर्नमेंट आप बोल सकते हो जिनको, जो मतलब कुछ थोड़ा बहुत उसमें गवर्नमेंट फंड कर रही है, बाकी वो खुद से कर रही है, तो वो वॉलंटरी इंस्टीट्यूशन हो गए। और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मतलब जो सरकार चला रही है, सरकार ही सब कुछ उसका देख रेख कर रही है। ठीक है,
इसी के लिए सोशल वेलफेयर पॉलिसीज के लिए ही एक सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड भी बनाया गया था 1953 में। ठीक है, सो आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, जो मैंने हाईलाइट किया है वो आप पढ़ सकते हो आराम से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीडीएफ का हिंदी पीडीएफ भी मिल जाएगी और इंग्लिश पीडीएफ भी आपको दोनों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ठीक है, और आंसर राइटिंग का वीडियो भी। देन आपका ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एक वेलफेयर स्टेट्स यानी कि कल्याणकारी राज्य हम किसको बोलते हैं? कल्याणकारी राज्य हम उसको बोलते हैं जिसमें सोशल सिक्योरिटी हो और मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी तो होनी ही चाहिए, राइट। फिर आपका डेफिनेशंस ऑफ सोशल वेलफेयर है। ठीक है, तो आप मैंने आपको बताया है क्लास में भी और वैसे भी आंसर राइटिंग में भी कि आपको हमेशा एक डेफिनेशन तो किसी थिंकर की लिखनी होती है। वैसे आपके मटेरियल में बहुत सारी है, जो भी आपको एक याद हो जाए आप लिख लो। चाहे एमी गटमैन की डेफिनेशन लिख लो सोशल वेलफेयर की, या रिचार्ड टिटमस की। तो अगर आप लिख के आओगे ना पेपर में अकॉर्डिंग टू रिचार्ड टिटमस सोशल वेलफेयर इज दिस इन्वर्टेड कॉमा में, तो वहीं +1 आपको जो चेकर होता है, या फिर मैं भी कॉपी चेक करती हूँ या कोई भी, तो आपको +1 वहीं मिल जाता है। तो रिचार्ड टिटमस ने क्या बोला है सोशल वेलफेयर के लिए कि ऐसी नीतियां जो कि इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें इंडिविजुअल की और सोसाइटी के लार्जर इंटरेस्ट के लिए, समाज के ज्यादा से ज्यादा लोग उससे प्रभावित हो, इंडिविजुअल लेवल पे भी आपको फायदा हो और सोसाइटी के बहुत सारे लोगों को भी फायदा हो, वो सोशल वेलफेयर होता है। ये किसकी डेफिनेशन है? रिचार्ड टिटमस की। वैसे एमी गटमैन की डेफिनेशन है, एलिजाबेथ की डेफिनेशन है। एमी गटमैन ने क्या बोला है कि जब आपकी जो डिसीज है, डिसेबिलिटी है, जॉबलेसनेस यानी कि आपका जो बेरोजगारी है, गरीबी है, जब ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं या सरकार उसको प्रोटेक्ट करने में हमें हेल्प करती है, तो ऐसे सारे प्रोग्राम्स जो चलाए जाते हैं वो सोशल वेलफेयर होते हैं। तो आप एमी गटमैन की डेफिनेशन याद रख लो, ये ज्यादा इजी लग रही है मुझे तो। और ये वाली जो डेफिनेशन है रिचार्ड टिटमस की, ये भी याद रख सकते हो, ये भी इजी है वैसे तो। ठीक है, और एक सोशल वेलफेयर आप क्या होता है, सोशल वेलफेयर पॉलिसीज क्या होती हैं, ये मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में वीडियो के बता दिया, तो उसकी वो डेफिनेशन आप लिख लेना कि ऐसी नीतियां जो समाज के कल्याण के लिए बनाई जाती है, उनकी डिमांड और प्रॉब्लम के लिए। फिर आप लिख देना अकॉर्डिंग टू सोशल वेलफेयर, और सॉरी अकॉर्डिंग टू रिचार्ड टिटमस सोशल वेलफेयर ये होता है, या अकॉर्डिंग टू एमी गटमैन सोशल वेलफेयर की ये डेफिनेशन है। ये आपका एक इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा बन जाएगा। चाहे आपसे कुछ भी पूछा हो, कोई भी आरटीआई पूछा हो, आरटीई पूछा हो, या कोई भी पॉलिसी पूछी हो, लेकिन आपको इंट्रोडक्शन तो यहीं से शुरू करना है कि सोशल वेलफेयर होता क्या है, एटलीस्ट वो आप समझाओगे, फिर उसके बाद आप पॉलिसीज बताओगे। वैसे ही यहाँ पे अप्रोचेज हैं, अगर अप्रोचेज से क्वेश्चन आता है तो अप्रोचेज लिख देना। अदरवाइज सोशल वेलफेयर क्या होता है वो समझाने के बाद डायरेक्ट आप राइट टू एजुकेशन या जो भी आपकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी पॉलिसी पूछी है वो समझा देना। अप्रोचेज से अगर क्वेश्चन आए तो करेक्शनल अप्रोच होता है। ठीक है, ये आपको हिंदी पीडीएफ में भी मिल जाएगा। आप करेक्शनल अप्रोच के हिंदी पीडीएफ में भी साथ साथ आप जब आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हो तो आप अपनी हिंदी पीडीएफ साथ में खोल लो और साथ साथ पढ़ते रहो। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप इंग्लिश के हो तो यहाँ से डायरेक्ट आप वीडियो से ही पढ़ सकते हो। सो करेक्शनल अप्रोच क्या होता है, मतलब एकदम सुधार लाना। तो ऐसी पॉलिसीज या ऐसा समाज कल्याण की नीतियां जो हमारे सुधार के लिए की जाए। ठीक है, रीअरेंजमेंट के लिए, डिजायर्ड चेंज लाने के लिए, सोशल रिफॉर्म के लिए, समाज सुधार के लिए। ठीक है, तो एक हम चेंज लाना चाहते हैं सोसाइटी में, तो वो करेक्शनल अप्रोच होता है। करेक्शनल अप्रोच का मतलब है कि ऑलरेडी कोई नीति बनी हुई है, उसी को आप सुधार लेकर आ रहे हो, आप कोई नई नीति नहीं बना रहे। आप पहले ही जो पुरानी नीति थी उसमें थोड़ा सा आपने चेंज ले आए। और क्यों चेंज लाए? क्योंकि उसमें कुछ सुधार की जरूरत थी, तो सुधार वाला अप्रोच आपका, या अप्रोच को आप दृष्टिकोण बोलते हो, तो वो हो जाएगा। ठीक है, एंड डिटरमाइंस द मीन्स टू अचीव इट। सो देन आप इसमें क्या क्या साधन है उसको अचीव करने के, वेलफेयर का गोल क्या है हमारा, वेलफेयर, और वेलफेयर को अचीव करने के क्या क्या साधन है, उसमें आप ये चीजें, इस अप्रोच से आप पता करने की कोशिश करते हो। ठीक है, इसमें आपके कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे, आप एक ये लिख देना कि डिजायर्ड चेंज सोशल रिफॉर्म के लिए की जाती है, करेक्शनल अप्रोच से ये होता है। और एग्जाम्पल फैक्ट्री लॉ हो गया, या चाइल्ड एंड वुमेन लेबर्स को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड कोई लॉ है, तो ये सारे लॉ जो हैं वो करेक्शनल अप्रोच के अंडर आते हैं। प्रोटेक्टिव अप्रोच होता है, प्रोटेक्टिव अप्रोच का मतलब है कि जैसे आपका प्रॉपर्टी डैमेज हो गया, आपका एक्सीडेंट हो गया, आप बीमार हो गए, आप डिसेबल हो गए, विकलांग हो गए, आप बेरोजगार हो, तो ये सारे क्या है, आपकी लाइफ के रिस्क होते हैं। अब इन रिस्क से, ये जो 4-5 रिस्क मैंने बताए, इनसे आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना प्रोटेक्टिव अप्रोच का काम है। सिंपल, नाम में ही मीनिंग छुपा है। ठीक है, वैसे ही आपको बेनिफिट प्रोवाइड करना लॉस एंड इनेबिलिटी क्राइसिस के समय पे। ठीक है, तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी क्राइसिस चल रहे हैं, आपदा की सिचुएशन आ गई है और आपदा में भी डैमेज, एक्सीडेंट, तो ये सब आपको एग्जाम्पल देने हैं। तो इस रिस्क से इस इन रिस्क से जब सरकार हमें प्रोटेक्ट करती है तो हम उसको प्रोटेक्शनल अप्रोच बोलते हैं। डेमोक्रेटिक अप्रोच क्या होता है? डेमोक्रेटिक अप्रोच का मतलब है कि जब आप सोशल वेलफेयर जो है सिर्फ इंडिविजुअल, फैमिली या बिजनेस एसोसिएशन तक लिमिट ना हो। ठीक है,
रिलीजियस पीपल तक लिमिट होता था। पहले क्या होता था ना कि जो समाज कल्याण की जो नीति है, समाज कल्याण होता था, वो सिर्फ ये होता था कि ठीक है एक इंडिविजुअल का फायदा हो जाए, फैमिली का फायदा होता है, किसी बिजनेस का फायदा हो जाए, वही समाज कल्याण है। लेकिन अब जब से डेमोक्रेसी आई है तो डेमोक्रेसी में हम किसी एक इंडिविजुअल फैमिली के बारे में नहीं सोचते, हम सबके बारे में सोचते हैं, राइट। तो वो डेमोक्रेटिक अप्रोच गया जिसमें हम सबके बारे में सोचे। 19th सेंचुरी तक ऐसे ही चलता आ रहा था। 19th सेंचुरी के बाद हमने क्या करा, सबके बारे में सोचना शुरू किया और नेचर को ही एंड बनाया कि लाइक नेचर इज व्हाट, नेचर इज डेवलपमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग। यहाँ नेचर की जो बात हो रही है वो ऐसे नहीं है कि आपका पेड़ पौधे, नेचर यहाँ पे आपका है कि आपको सबका ध्यान रखते हुए चलना है। ये इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट यानी कि आपके आसपास का जो समाज है वो, ठीक है। तो आपको ये पूरा एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं रखने हैं, जो मैं समझा रही हूँ इसी को अपने शब्दों में लिख कर आना, रटने की जरूरत नहीं है। हर अप्रोच का बस नाम याद रखो और अपने शब्दों में लिख कर आना कि डेमोक्रेटिक है तो पहले सिर्फ इंडिविजुअल फैमिली तक सीमित था, लेकिन जब से डेमोक्रेटिक अप्रोच आया तो हमने सोशल वेलफेयर को सारे समाज के लिए भी लाना शुरू किया, मेजोरिटी के लिए हमने इसके बारे में सोचा, सोसाइटी के बारे में। प्रोटेक्टिव अप्रोच में हम रिस्क से प्रोटेक्ट करते हैं और करेक्शनल अप्रोच में कोई पुरानी जो नीतियां बनी हुई हैं उसी में हम सुधार लेकर आते हैं। पुरानी नीतियों में जब सुधार लेकर आते हैं, चेंज लेकर आते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, करेक्शनल अप्रोच, कि हम उसको करेक्ट कर रहे हैं पुरानी नीतियों को। एग्जाम्पल फैक्ट्री लॉ, ये सब, ठीक है। ये तीन अप्रोच कितने इजी थे, नाम से ही याद हो गए ना। अब इसको आपने समझ लिया तो आपको ये पूरा इसके अंदर क्या लिखा है रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने नाम पढ़ा और आपको समझ आ गया। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण हो गया, सुधारवादी दृष्टिकोण हो गया, प्रोटेक्शन को आप क्या बोलते हो, प्रोटेक्ट करना मतलब आपकी सुरक्षा, सुरक्षा से रिलेटेड आपका ये दृष्टिकोण हो गया। तो मैं आपको हिंदी ट्रांसलेशन जितना पॉसिबल है मैं कर रही हूँ। कम्युनिटी अप्रोच यानी कि आपका समुदाय वाला जो समुदाय दृष्टिकोण, जो एक समुदाय का दृष्टिकोण लेकर चलना, जिसमें आपका 5 ईयर प्लान आता है। कम्युनिटी अप्रोच 5 ईयर, मतलब इसका बेस्ट एग्जांपल 5 ईयर प्लान है, जिसमें हम स्टेट एंड इंडिविजुअल को इक्वली रिस्पॉन्सिबल मानते हैं वेलफेयर के लिए। कम्युनिटी अप्रोच का यहाँ मतलब ये नहीं है कि हम कम्युनिटी की सेवा कर रहे हैं, वो तो आप डेमोक्रेसी में भी कर रहे हो। डेमोक्रेटिक में आप सिर्फ इंडिविजुअल की नहीं, पूरे कम्युनिटी को ध्यान में रखते हो। लेकिन ये जो कम्युनिटी अप्रोच है इसका मतलब ये है कि कम्युनिटी को भी वेलफेयर में पार्ट लेना पड़ेगा। सिर्फ सरकार की ये स्टेट जो है यानी कि सरकार, गवर्नमेंट, सिर्फ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हमारे लिए वेलफेयर करो, समाज भी आपस में, समाज के लोग भी आपस में आके एक दूसरे की मदद करे, वेलफेयर करे। और एग्जाम्पल में आप 5 ईयर प्लान भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे समाज में क्या होते हैं, एनजीओ होते हैं, चलो एनजीओ भी नहीं है, आप कभी ना कभी आपकी फैमिली, आप क्या करते हो, हेल्प करते होगे किसी ना किसी की। जैसे मेरे मेरे पापा जो थे कोविड के टाइम पे हमने राशन बांटा था, ठीक है, या फिर हम लंगर लगाते हैं कभी कभी। सो या फिर अभी बहुत धूप है तो हमने वो क्या बोलते हैं ठंडा पानी की वो जैसे होता है ना शरबत वगैरह, वो तो ये क्या है, कम्युनिटी अप्रोच है। इसमें सिर्फ सरकार ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम कम्युनिटी वाले भी साथ में क्या कर रहे हैं, वेलफेयर कर रहे हैं। जैसे नवरात्रि हुए थे तो आपने देखा होगा बहुत सारी जगह लंगर लगाए गए थे, तो ये भी क्या वेलफेयर का ही पार्ट है। आप सब अब इसको रिलीजियस पर्पज से भी आप जोड़ सकते हो, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि ये कम्युनिटी अप्रोच है, जिसमें कम्युनिटी और स्टेट दोनों ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उत्तरदायित्व होते हैं वेलफेयर वर्क के लिए, ठीक है। 5 ईयर प्लान जो था वो एक कम्युनिटी अप्रोच पे बिल्ड था, जिसमें वेलफेयर वर्क के गोल को रखा गया था, ठीक है। देन आपके यहाँ पे ये वही वही सारी बातें घुमा फिरा के लिखी है कि इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये है, वो है। तो आपको इतना सब याद नहीं करना, हर अप्रोच लिखना है, अप्रोच से रिलेटेड 2-3 लाइनें बस, सब कुछ नहीं। और फिर उसके बाद अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आपका कंसेप्ट एंड अप्रोचेस से आया हुआ है, ठीक है, और आपका अभी कंसेप्ट एंड अप्रोचेस जो मैंने बताया, बीच में तो कुछ याद नहीं करना, जितना मैंने बताया 13 मिनट में, 13 मिनट में आप कितने पेज लिख पाओगे, जितना मैंने अभी पूरा समझाया उस हिसाब से आप लिख लोगे 2-3 पेज, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन मैंने बोला था कि 6 पेज लिखने हैं एक आंसर में कम से कम, तो 2-3 पेज इससे भर जाएंगे। और आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसी में दे रखा होगा कि आरटीई भी समझाओ, तो आरटीओ एजुकेशन में 2 पेज और आ जाएंगे, 4-5-5-6 पेज बहुत अच्छे होते हैं। अगर नहीं भी लिखा, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में कोई पॉलिसी का नाम नहीं भी लिखा, सिर्फ कंसेप्ट एंड अप्रोचेस लिखा है या सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन लिखा है, तब भी आपको पहले कंसेप्ट समझा देना, अप्रोच समझा देना, और फिर उसके बाद आपके पास जो 4 पॉलिसीज है जो मैं अभी करवाने वाली हूँ, उनमें से कोई एक पॉलिसी एग्जाम्पल के तौर पर समझा देना। फॉर एग्जाम्पल राइट टू एजुकेशन, फिर राइट टू एजुकेशन आपने समझा दिया, या एग्जाम्पल मनरेगा, तो 2 एग्जाम्पल समझा दो, ठीक है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या आएगा। एंड देन आपके होते हैं रेसिडुअल और इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज भी होती हैं। सोशल वेलफेयर पॉलिसीज के ये 2 टाइप है। रेसिडुअल मतलब जो बच्चे को होता है वो रेसिडुअल होता है, और इंस्टीट्यूशनल आपका दूसरा। तो रेसिडुअल मॉडल में क्या होता है, रेसिडुअल मॉडल में जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, वो सोशल वेलफेयर मैटर्स में आखिरी रिजॉर्ट पे इंटरफेयर करती है, कि जब आपसे खुद से मदद नहीं हो पा रही, आपके सारे साधन बंद हो चुके हैं, आपने बैंक के पास गए, बैंक भी मदद नहीं कर रहा, फैमिली वालों के पास गए, फैमिली मदद नहीं कर रही, रिलेटिव मदद नहीं कर रहे, कोई मदद नहीं कर रहा,
जाएगा, तो आखिरी में सरकार आपके बचाव के लिए आएगी। तो ये होता है आपका रेसिडुअल पॉलिसीज। ये इंडिया में तो ऐसा नहीं है, लेकिन बाहर के देशों में कुछ कुछ जगह पे होता है। ठीक है, कि आखिरी रिजॉर्ट पे, लास्ट ऑप्शन आपके पास, जब कुछ नहीं होगा तो सरकार आपकी हेल्प करेगी, आपके लिए वेलफेयर लेकर आएगी। ठीक है। वेयर एज जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इसका उल्टा है कि सरकार आपके पास पहले ही सबसे आगे खड़ी है और आपकी हर जगह पे वो हेल्प कर रही है। आपने उनसे एजुकेशन के लिए स्कूल नहीं मांगे, आपने उनसे हेल्थ के लिए स्कूल, हेल्थ के लिए फ्री हेल्थ नहीं मांगा, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से आपको दिया कि भाई राइट टू एजुकेशन है आपके पास, आपको फ्री एजुकेशन मिलेगी कितने साल तक के, 14 साल तक के बच्चों को। ठीक है, वैसे आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री आपको दवाइयां मिल जाएंगी। ठीक है, या फिर आपका फूड सिक्योरिटी है तो खाना मिड डे मील के जरिए आपको फ्री मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने मांगा तो नहीं, लेकिन सरकार आपके लिए बहुत सारी चीजें कर रही है। सो ये आपका हो जाएगा ये। ठीक है, सो दिस इज लाइक रेसिडुअल एंड इंस्टीट्यूशनल। आप इसको यहाँ पे संस्थागत बोल सकते हो। रेसिडुअल का हिंदी एक बार आप गूगल पे सर्च कर लेना या फिर आपकी हिंदी पीडीएफ में देख लेना। ठीक है, अब आपने क्या करा, सोशल वेलफेयर की एक डेफिनेशन समझा दी, अप्रोचेस बता दिए और टाइप्स भी बता दिए कि दो टाइप्स, रेसिडुअल और इंस्टीट्यूशनल। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा एक अच्छा ढांचा हो गया, अगर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। ठीक है, एंड देन आप थोड़ा सा सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया के बारे में बता दोगे कि इंडिया में क्या क्या चीजें हैं। जैसे इंडिया में रेणुका रे कमेटी आई थी और सबसे पहली बार रेणुका रे कमेटी ने 1960 में डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी की नींव रखी थी। तो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी का काम क्या होता था? डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी का काम होता था सोशल वेलफेयर करना, समाज कल्याण करना, समाज की सुरक्षा देखना, जो वो बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक है, पिछड़े वर्ग हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, हैंडीक्राफ्ट्स, खादी, इन सबको प्रोटेक्ट करना सोशल सिक्योरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी का काम होता था। ये डिपार्टमेंट यानी कि आपका विभाग, कौन सा विभाग? समाज सुरक्षा का विभाग, ऐसे आप बोल सकते हो। इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन देख लेना, समाज सुरक्षा ही होगा मेरे हिसाब से। और 1966 में 1960 में तो रेणुका रे कमेटी आई जिन्होंने सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की सजेशन दिया कि हम डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी बनाएंगे, और बन भी गया था बाद में ये विभाग। फिर 66 में इसका नाम बदल के, सोशल सिक्योरिटी से नाम बदल के क्या रख दिया गया? सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट रख दिया गया। एंड 1984 में आपने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड वुमेन वेलफेयर बनाया और इसको नाम फिर बदल गया। ठीक है, तो इट्स नेम चेंज अगेन विद द नेम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड वुमेन वेलफेयर। तो पहले सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट था, वेलफेयर डिपार्टमेंट से ये मिनिस्ट्री बन गई। अब आज के टाइम पे ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल है। फिर 85 में फिर से मिनिस्ट्री बनी, नॉट आज के टाइम पे, 84 में था। फिर 85 में मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर के नाम से ये जाना जाता है। और आज फिर उसके बाद आज के टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के नाम से ये मिनिस्ट्री जानी जाती है। तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री हो गया, आई नो थोड़ा डिफिकल्ट है, इतने सारे फैक्ट्स याद रखना। 60 में आया, फिर 66 में ये हुआ, फिर इसका नाम बदला। तो अगर आपको नहीं भी याद हो रहा, कोई बात नहीं, परेशान मत हो, सिर्फ एक नाम याद रख लो कि सबसे पहले रेणुका रे कमेटी आई थी और उसके बाद लास्ट में अभी जो हम जानते हैं इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। ठीक है, सिंपल इतना तो एक नाम तो याद रख सकते हो, बाकी नाम क्या क्या बदला वो कुछ जिनका अच्छा है लर्निंग पावर वो सारे नाम याद रख लेना कि ऐसा ऐसा। मतलब नाम कैसे याद रखना है? माइंड मैप बनाना है कि पहले ये हुआ, फिर आपने एक नाम लिखा, फिर यहाँ पे ये नाम बदल के आपने ऐसे, तो पेपर में आपको ऐसे बना के आना है, पैराग्राफ नहीं लिखना, ताकि बंदा बंदा कह रहे सॉरी जो टीचर है वो आपको +2 वहीं दे दे कि भाई इतना अच्छा टाइमलाइन बनाया है, सब कुछ समझाया हुआ है, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, सामने लिखा हुआ है सब कुछ। तो ये एक प्रेजेंटेशन, आंसर का प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए। आंसर राइटिंग वीडियो देखोगे तो और भी बहुत सारी टिप्स मिलेंगी आपको अच्छा आंसर लिखने की। देन मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर को जो है उसको दो भागों में बांट दिया गया 85-86 में। डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एक तरफ, ये पूरा एक डिपार्टमेंट बनाया गया और इसी मिनिस्ट्री के अंदर ये दो डिपार्टमेंट है। ठीक है, एंड देन डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर, तो ये SC ST जो है आपके बैकवर्ड क्लासेस हैं, इसको भी साथ साथ इसके अलग अलग डिविजन्स बनाई गई, इनके लिए अलग से काम किया गया। देन अब ये डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी कि हिंदी में आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, अब ये आपका बहुत सारी चीजें हैं इसमें, OBC एक्ट आता है, ये सब इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही इस पे अलग से क्वेश्चन आएगा। आप सीधा अपनी पॉलिसीज की तरफ बढ़ते हैं। अभी यूनिट 5 का पार्ट B है, सोशल वेलफेयर पॉलिसीज में एजुकेशन, हेल्थ, फूड एंड एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहली बार जो राइट टू एजुकेशन आया था उसका शुरुआत कहाँ से हुआ? कहाँ हमने देखा कि सबसे पहली बार एजुकेशन को भी एक अधिकार बनाया जाना चाहिए, शिक्षा का अधिकार। सबसे पहले आपको देखा यूनाइटेड नेशंस में। यूनाइटेड नेशन ने एक डिक्लेरेशन पास की थी, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसको आप यूनाइटेड नेशंस को हिंदी में आपको पता ही हो, संयुक्त राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। तो मैं हिंदी में भी साथ साथ बता रही हूँ। एंड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकार पे एक सार्वभौमिक डिक्लेरेशन हुई। ठीक है, और यहाँ पे आपको इस डिक्लेरेशन में पहली बार राइट टू
एजुकेशन देखने को मिला। तो अगर इस पे क्वेश्चन आता है, आपका शॉर्ट नोट आए या कैसे भी आए, तो आप थोड़ा बहुत हिस्ट्री तो बताओगे ना कि शुरुआत कहाँ से हुई, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप लिखते ही हो। सो ये आपको यहाँ से शुरुआत करनी है अपने इंट्रोडक्शन की। और यूनाइटेड नेशन ने, मतलब आपका संयुक्त राष्ट्र ने, जो एजुकेशन का जो अधिकार था, शिक्षा का अधिकार, उसको आर्टिकल 26 में रखा। ठीक है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये आर्टिकल 26 नहीं है, इसमें तो आपका दूसरा आर्टिकल आएगा। कौन सा आर्टिकल है बताओ कमेंट में। ठीक है, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 26 है, ये यूएन का आर्टिकल है। ये जो डिक्लेरेशन हुई थी ना, यूडीएचआर जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में, फुल फॉर्म नहीं भी लिखना हो तो यूडीएचआर लिख लेना, हिंदी और इंग्लिश दोनों। आर्टिकल 26 हैज एवरीवन हैज अ राइट टू फ्री एजुकेशन इन एलिमेंट्री। ये आपको याद होगा, इंडिया में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल एक अमेंडमेंट किया था, और अमेंडमेंट के थ्रू हमने डाला था अपना राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया था। तो आपको ये बताना है कौन सा फंडामेंटल राइट था। ठीक है, एलिमेंट्री एंड फंडामेंटल स्टेजेस पे था। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी की इसने बात की कि एजुकेशन का मतलब क्या है। तो मैंने बोला ना कि जैसे आपको कोई पॉलिसी आती है तो उसका डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यूएन से अच्छा डेफिनेशन कौन ही दे सकता है, राइट। सो राइट टू एजुकेशन का मतलब यहाँ है कि फ्री एजुकेशन को एलिमेंट्री और फंडामेंटल स्टेजेस पे, मतलब हर लेवल पे एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। और साथ ही साथ ये एजुकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, उन्होंने बोला कि एजुकेशन का मतलब है कि आप अपने जो ओवरऑल डेवलपमेंट कर रहे हो, पर्सनालिटी का विकास कर रहे हो, अपनी पर्सनालिटी का, अपनी ह्यूमन डिग्निटी का। ठीक है, और इससे क्या होता है, एजुकेशन से ह्यूमन डिग्निटी नरिश होती है। ठीक है, सो ये एक थोड़ा सा डेफिनेशन है, आप इसको हिंदी में भी देख सकते हो। फिर हमारे जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो सबसे पहली बार एजुकेशन की शुरुआत किसने करी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। तो अब इनकी डेफिनेशन उससे भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपको पता है टीचर से बनाते ही हैं, तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट लीडर ये रहे हैं। तो एजुकेशन के बारे में इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है, मीडियम है, कल्चरल, इकोनॉमिक और सोशल चेंज के लिए। मतलब आपका सांस्कृतिक हो गया, आर्थिक हो गया, और सामाजिक चेंज को आप बोल सकते हो बदलाव। ठीक है, बदलाव के लिए। तो आपका ये एक डेफिनेशन है जो आपको अपने इंट्रोडक्शन या स्टार्टिंग में लिख लेना है कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एजुकेशन इज द मीडियम फॉर कल्चरल, इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज। तो हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार जो शिक्षा है वो एक माध्यम है सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक बदलाव लाने का। तो ये आप लिख सकते हो ना आराम से, इजी है, बहुत इजी डेफिनेशन है। ठीक है, इससे हम ये बाकी सब मत लिखो, इतना लिख लो बस, इतना काफी है, क्योंकि आपको मैं अभी एग्जाम के लिए रेडी करा रही हूँ और एक दिन में आप इतना सब कुछ नहीं पढ़ सकते। क्लास में हमने पूरा पढ़ा था, यहाँ पे हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे भारत के संविधान में सबसे इंपॉर्टेंट लीडर कौन रहे हैं, बी आर अम्बेडकर। और बी आर अम्बेडकर बहुत हद तक एजुकेशन को सपोर्ट करते थे। वो बोलते थे कि इंडिविजुअल को अगर हमें अंधेरे से कहाँ लेकर आना है, ज्ञान की तरफ लेकर जाना है, ज्ञान की रोशनी की तरफ लेकर जाना है। तो ये जो ज्ञान और इग्नोरेंस जो है, आपका इग्नोरेंस का अंधेरा अगर हमें खत्म करना है, इग्नोरेंस का अंधेरा खत्म करना है, यानी कि अवेयरनेस लेकर आ रही है, जागरूक नागरिक हमें अगर अपने आप को बनाना है, तो वो एक एजुकेशन के माध्यम से ही आ सकता है, ऐसा बी आर अम्बेडकर जी ने बोला था। अमर्त्य सेन ने भी एजुकेशन के बारे में बोला है। तो आपको सबकी डेफिनेशन नहीं, थोड़ा बहुत एक की भी याद रख लोगे किसी की तो हो जाएगा। ठीक है, देन आपका आ जाते हैं ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एजुकेशन को स्टेट सब्जेक्ट बनाया गया था। अगर आपको याद हो, जब हमारा भारत का संविधान बना था नवंबर 1949 में इसको घोषित किया गया, और 1950 में हम रिपब्लिक डिक्लेयर हुए। सो यहाँ पे जो एजुकेशन है उसको एक स्टेट सब्जेक्ट था। तो आपको पता है ना, 3 लिस्ट होती है हमारी। 3 लिस्ट कौन कौन सी है, एक तो आपकी यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट। तो पहले जो एजुकेशन था वो स्टेट लिस्ट में था, लेकिन जब 42nd अमेंडमेंट आया तो उसमें 1976 में 42nd अमेंडमेंट में एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब जिसपे सेंटर और स्टेट दोनों ही कानून बना सकते हैं। ठीक है, एंड देन इंडिया ने यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड भी साइन की है, एमडीजी साइन की है, एसडीजी साइन की है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये स्किप कर सकते हो लाइन। ठीक है, ये मैंने क्लास में बहुत डिटेल में करा दिया था, लेकिन अभी एग्जाम के लिए आप इतना याद मत रखो। यहाँ पे कुछ आपके फैक्ट्स लिखे हुए हैं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 43%, ये भी आपके फैक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत पुराने 51 के फैक्ट्स है। अभी हमें जो इंपॉर्टेंट है, राइट टू एजुकेशन क्या है, क्या क्या चीजें हमें याद रखनी है, वो आप समझ लो। कि तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि जब ब्रिटिशर्स की हम कॉलोनी थे, जब हमें अभी इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, स्वतंत्रता नहीं मिली थी, तो उस टाइम पे एजुकेशन का स्तर जो था इतना अच्छा नहीं था। और उन्होंने कोशिश की थी ब्रिटिशर्स ने भी कि एजुकेशन को, इंग्लिश एजुकेशन को उन्होंने प्रमोट किया था। और बाद में
उन्होंने बोला था कि हर चाइल्ड को फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन मिलना ही चाहिए और इक्विटेबल इक्वालिटी होनी चाहिए इन फॉर्मल स्कूल। अब मेन जो आपका पॉलिसी जो आपसे पेपर में पूछेगा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देना। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है। तो ये जो एक्ट है ये क्या कहता है, ये 2009 का ये राइट टू एजुकेशन एक्ट है। पहली बार तो 9 याद रख लो कि हमें कभी भी नो टू एजुकेशन नहीं बोलना। 9 को आप हिंदी में 9 बोलते हो ना, तो नो टू एजुकेशन हमें नहीं बोलना, कभी भी एजुकेशन को हमें मना नहीं करना। तो इससे आपको ये ईयर याद हो जाएगा, ये ट्रिक हो गई इसको याद करने की, राइट टू एजुकेशन को, कि 2009 में आया था कि हमें एजुकेशन को कभी भी मना नहीं करना, एजुकेशन जितनी मिली अच्छी है, नो नहीं बोलना, मतलब नो, 2009 में आया। और ये बोलता है कि हम सबको यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन देंगे। एलिमेंट्री मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, कॉलेज नहीं, कॉलेज से पहले स्कूल से भी जो स्टार्टिंग के स्कूल होते हैं हमारे 1 to 8th क्लास तक बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन की बात इन्होंने की। और ये कब आया इफेक्ट में, विद इफेक्ट फ्रॉम, इम्प्लीमेंट कब हुआ, ये 1 अप्रैल 2010 में। तो ये एक्ट तो आया था 2009 में, लेकिन ये लागू कब हुआ, ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 में। तो 9 में आया, 10 में लागू हो गया, सिंपल। मतलब कि आपको 10 में से 10 मिल गए। नौ नौ आपने एजुकेशन को नो नहीं बोला ना, इसलिए आपको 10 में से 10 मिल गए। तो 10 यानी कि 2010 में आया। और फिर ये जो मैंने आपको बता रही थी कि एक अमेंडमेंट हुआ, तो मैंने आपको कमेंट करने के लिए भी बोला, आई नो बहुत बच्चों ने नहीं किया होगा अभी तक। तो 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002, इससे आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया और बोला गया कि 6 से 14 साल तक के बच्चे जो हैं उनको फ्री एजुकेशन दी जाएगी और ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो यहाँ पे बस कश्मीर को छोड़ के ये जो एक्ट था हर जगह लागू हुआ। और इसमें एक चीज और थी, फ्री एंड कंपलसरी तो एजुकेशन देनी चाहिए। तो ये जो कीवर्ड्स मैंने हाईलाइट किया है ये आपके आपके आंसर में होने चाहिए, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों को, 21A अमेंडमेंट, और एजुकेशन को आपको क्या था आपका 42nd अमेंडमेंट में जो था, इसको सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट से हटा के कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। फिर आप समझाते ना कि कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, जिसपे स्टेट और यूनियन दोनों सब कानून बना सकते हैं, ठीक है। तभी तो एनईपी 2020 आया। तो यहाँ पे आप एनईपी 2020 का एग्जांपल दे सकते हो कि क्योंकि एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में है, इसलिए जो यूनियन है, मतलब जो सेंटर है, उसने एनईपी 2020 के तहत एजुकेशन में इतने सारे बदलाव भी किए, ठीक है। अब ये जो बच्चे हैं जो 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री था, देन आप एडमिशन भी ये ग्रांटेड कर, एडमिशन आपको देंगे अप्रोप्रिएट क्लास तक, कि मतलब जब से 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए जो क्लास है, ठीक है, उनके लिए आपको एडमिशन भी सरकार ही करवाएगी, फ्री करवाएगी, ठीक है। एडमिशन फीस वगैरह कुछ नहीं, सरकार स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करेगी इस एक्ट के तहत, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया ये लिखा हुआ है, जैसे कॉस्ट, फीस, चार्जेस, ट्यूशन फी, यूनिफॉर्म, आपकी बुक्स, स्टडी मटेरियल, ये सब आपका फ्री एजुकेशन होगा 6 से 14, ठीक है। एंड लेकिन आपकी जो ये एजुकेशन है, ऐसा नहीं है कि आप अगर यूपी में रह रहे हो तो आप दिल्ली आके एजुकेशन लोगे और आपको सरकार सारा देगी, नहीं। आपकी डिफाइंड एरिया में, टेरिटरी में, वहीं आपके जो एलिमेंट्री स्कूल है आसपास के, वहीं आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे नहीं कि आप बाहर आने जाने का भी खर्चा हो, क्योंकि आपके रहने का सब वो देखेगी, नहीं। आपके एरिया में जो स्कूल है वहां पे आप 6 से 14 साल के जो गवर्नमेंट स्कूल है वहां पे आप फ्री में पढ़ सकते हो, अलग स्टेट में नहीं। तो ये भी इस एक्ट में अलग से मेंशन किया गया। देन ये जो एक्ट था ये बताता है कि ये आपका जो असेसमेंट होगा, मतलब जिस बिना पे आपको असेस किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा आपका, वो उसके लिए सरकार ने इस एजुकेशन एक्ट के तहत सीसीई बनाया। अगर आप अपना स्टडी मटेरियल देखोगे ना कभी, तो उसके स्टार्ट में सीसीई लिखा होता है या आखिरी में छोटा सा लिखा रहता है। तो ये क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, जिसमें आपको करिकुलर एक्टिविटीज तो कराई जाएंगी, एक्स्ट्रा करिकुलर भी कराई जाएंगी। एक्स्ट्रा करिकुलर में आपका स्पोर्ट्स आ जाता है वगैरह वगैरह, ठीक है। मतलब एकेडमिक्स को छोड़ के जो आपकी थ्योरी और किताबों के परे जो एक्टिविटीज होती है एक्स्ट्रा करिकुलर, वो भी करवाई जाएंगी, ठीक है। और इसमें कुछ ग्रे एरियाज भी थे, ग्रे एरियाज जैसे क्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन। तो इसके देखो हर एक्ट के चैलेंज, अच्छाइयां भी है तो बुराइयां भी है। बुराइयां क्या है, ग्रे एरिया मतलब बुराइयां, चैलेंजेस, कि एजुकेशन तो आपने दे दिया फ्री एजुकेशन, लेकिन क्या जो एजुकेशन मिल रहा है वो क्वालिटी एजुकेशन है, क्या जो आपने बोला कि एजुकेशन मिलेगा क्या वो वहां तक पहुंच पाया, एक्सेसिबल है लोगों को, आपने बना तो दिया लेकिन वो किस हद तक पहुंचा, सक्सेसफुल कितना हुआ, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक चैलेंज था, क्वालिटी और एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, पहुंचना और उसकी क्वालिटी। द स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन है वो इवन बेसिक स्किल्स भी नहीं सीख पा रहे थे, मतलब स्कूल की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन था इतना बुरा था, टीचर्स इतने बुरे थे। तो यहाँ पे चैलेंजेस आप बता सकते हो, ये यूनिसेफ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। फिर आप बता सकते हो कि अगर एजुकेशन ही अच्छा नहीं होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो बढ़ता जाएगा। लिटरेसी रेट देखो आपको दिखाया गया है यहाँ पे, लिटरेसी रेट तो बड़ा अच्छी बात है इसके आने के बाद, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन अभी भी कम था, अभी भी लोगों को गरीबी का सामना करना पड़ रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट थी।
तो इसी को और अच्छा करने के लिए, क्योंकि जो आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट था 2009 वाला, वो इतना अच्छे से मतलब अच्छा था, उसके बहुत सारे प्रोविजन अच्छे थे, लेकिन उसमें कुछ चैलेंजेस भी थे। तो उन चैलेंजेस को खत्म करने के लिए हमारा एक और नया एक्ट आता है, नई पॉलिसी आती है, जिसके तहत अभी आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हो, जो आपको पता है कि आपका 4th ईयर आ गया है ना, अब 4th ईयर भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो, एमफिल खत्म कर दिया गया है। ठीक है, फिर आपको 1 साल का एमए करना पड़ेगा अगर आप 4th ईयर में हो। तो ये सारी चीजें आप एनईपी 2020 के तहत आई है। ठीक है, एजुकेशन का मतलब आपकी शिक्षा का सार्वभौमिकरण हुआ, यूनिवर्सलाइजेशन मतलब सार्वभौमिकरण, प्री स्कूल से सेकेंडरी लेवल तक। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बोला गया कि 2040 तक ये टारगेट रखा गया एनईपी 2020 में कि हमें क्वालिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, मार्केट कंपैटिबल एजुकेशन पे फोकस करना है कि तो ये क्वालिटी जैसे वर्ड, एक्सेसिबिलिटी जैसे वर्ड जो आरटीई 2009 में नहीं थे, वो एनईपी 2020 में इसको ऐड किया गया। ठीक है, तो ये 4 स्तंभ है, इसको याद रखना कि एजुकेशन एक तो अफोर्डेबल हो, ऐसे नहीं है कि आप कुछ भी कितना भी महंगा एजुकेशन कर रहे हो, तो अफोर्डेबल होनी चाहिए। मार्केट कंपैटिबल का मतलब है कि आपको वो एजुकेशन जो है आपको जॉब लेने लायक तो बनाए, कि जो मार्केट में जो कंपटीशन चल रहा है वो एजुकेशन ऐसी तो हो कि आप उस कंपटीशन से डील कर सको। ठीक है, क्वालिटी हो, एक्सेसिबिलिटी हो, आप पहुंच सको वहां तक। तो ये 2040 तक का ये टारगेट रखा गया। वैसे ही एनईपी 2020 में बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, जो आपको बस कोई भी एक शॉर्ट्स देख लेना, यूट्यूब शॉर्ट्स एनईपी 2020 लिखना, उससे रिलेटेड एक 2-3 मिनट का शॉर्ट लेना, और वहां पे जो 2-3 बातें और एक्स्ट्रा बताई जाए उसको आप अपने आंसर में लिखाना। अगर आंसर वैसे तो इतना लिखोगे तो काफी है, आपके 5-6 पेज भर जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको कंटेंट कम लगे तो एक बार एनईपी 2020 पे थोड़ा और रिसर्च करके 2-3 मिनट का, कोई भी पूरा वीडियो नहीं, 2-3 मिनट का शॉर्ट्स देख के वो आंसर अपने नोट्स बना लेना और याद कर लेना। और हाँ, एक चीज और वोकेशनल एजुकेशन भी लिखना, कि वोकेशनल एजुकेशन पे भी बहुत बढ़ावा दिया गया है इसमें। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉलिसी, नेशनल हेल्थ मिशन। अब नेशनल हेल्थ मिशन ऐसा क्या हुआ कि हमें एक नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च करना पड़ा, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो समाज था, जब से हमें 1947 में आजादी मिली, सबसे ज्यादा हमारा हेल्थ का जो सिस्टम था बहुत खराब था, हॉस्पिटल अच्छी फैसिलिटी नहीं थी, गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, लोगों को आए आए दिन निमोनिया और ये सब बीमारियां होती रहती, टीबी वगैरह बहुत ज्यादा था। अब तो टीबी मुक्त हो गया ना, अब तो बोल दिया गया कि टीबी मुक्त है भारत। ऑल द 2-3 केसेस को है, लेकिन वो 2-3 केसेस 1% के बराबर भी नहीं है। तो टीबी मुक्त है, निमोनिया है, ये इन सबकी इनके गरीबी, और इनकी सबसे बड़ी बात ये होती थी कि ये गरीबी से रिलेटेड बीमारियां। क्यों गरीबी से रिलेटेड बीमारियां? ये क्योंकि देखो, पहले के टाइम पे ये ओपन फायर या चूल्हा चौका करती थी ना औरतें, तो खुले में जो करते थे, जिससे कि उनको बहुत खांसी वगैरह होती थी और उनको हाइजीन प्रॉब्लम हो जाती थी, सैनिटेशन अच्छा नहीं था। ठीक है, इंडोर एयर पोल्यूशन होने के चांसेस रहते थे, चूल्हा चौका करने वाली औरतों को ज्यादा टीबी वगैरह, अस्थमा प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, तो ये सब आप लिख सकते हो। और ये सारी गरीबी से है, ये वाली जो बीमारी है अमीरों को नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपका अमीर तो हाइजीन वगैरह सैनिटेशन रखते हैं, तो ये आपकी लिविंग कंडीशन की वजह से होती है। ठीक है, जैसे आपका इंफॉर्मेशन की कमी है, आपको नहीं पता कि ये जो एक बीमारी है, जैसे कि आपको बचपन में छोटे छोटे दाने हो जाते थे पीठ पे आगे, तो बोलते थे कि माता आई है, चलो झाड़ फूक कराने के लिए हम किसी को बाबा बाबा के पास ले चलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये पावर्टी रिलेटेड है भाई। आपको इन्फॉर्मेशन की इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि भाई ये माता नहीं है, चिकन पॉक्स है, ये डॉक्टर के पास जाके आप इसका इलाज करवा सकते हो। ठीक है, वैसे ही आपका शरीर पीला पड़ जाता था, पीलिया हो जाता था, लेकिन उनको लगता था कि अच्छा इसको कुछ और हो गया है, तो बाबा के पास चले जाना, उल्टे सीधे उपाय करना। तो ये चीजें गलत थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें को जब सरकार ने नोटिस किया, तो उनको फिर एनएचएम लाना ही पड़ा, नेशनल हेल्थ मिशन लेकर आना पड़ा। ठीक है, एजुकेशन की कमी थी, सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं लेते थे, प्रिवेंशन मेथड्स नहीं पता थे। उनको जब जानकारी ही नहीं होगी, गरीबों को अवेयरनेस, जागरूकता ही नहीं होगी कि ये है क्या और इस बीमारी का इलाज कैसे हो सकता है, तो एजुकेशन देने पड़ेगा उनको। एजुकेशन के लिए भी नेशनल हेल्थ मिशन है कि आपको जो समाज में हो रही बीमारियां हैं उससे रिलेटेड लोगों को अवेयर करवाना। पहला इस मिशन का ये काम था। सेफ्टी प्रिकॉशन करवाना, हाइजीन और हाइजीन से रिलेटेड या फिर आपका सैनिटेशन से रिलेटेड जगह जगह कैंप्स लगवाना। ठीक है, वहां डॉक्टर्स को भेजना फील्ड वर्क के लिए कि वहां पे जाओ और आपका फ्री में इलाज करो। ठीक है, आपने देखा होगा कि शिविर लगते हैं जहाँ पे डॉक्टर्स फ्री में इलाज करते हैं, आंखों का नेत्रदान जैसे हो गया, या मतलब जो अलग अलग लगते हैं। तो ये भी नेशनल हेल्थ मिशन का पार्ट है जो सरकार टाइम टू टाइम लगाती है। मेडिकल टेस्ट को अफोर्डेबल बनाना, लोग टेस्ट ही नहीं करा पाते थे, इतने महंगे टेस्ट होते थे, तो थोड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये अब बहुत मिनिमल दाम में आपका मेडिकल टेस्ट हो जाता है, दवाइयाँ फ्री मिल जाना, ट्रीटमेंट। तो ये सारी चीजें नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू हुई।
ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद आपका जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी था पहले 32 साल हुआ करता था, अब कंपेयर टू 69 ईयर्स हो गया 2018 में। तो पहले 32 साल एवरेज एज होती थी, अब 70 साल एवरेज एज हो गई है। ठीक है। मेडिक्लेम जैसी सर्विसेज सरकार ने शुरू करी इसी मिशन के तहत, नेशनल हेल्थ मिशन में मेडिक्लेम सर्विस शुरू की गई। और कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर की बात की गई 1986 में, ये मैं बता रही हूँ। ठीक है। क्या मेडिक्लेम कराओगे तो अगर आपको कुछ हो भी जाता है तो आपको उसका वो आपको कुछ हो जाता है तो आपको फ्री में, आपका मेडिक्लेम है तो वहां से आपके पैसे हो जाएंगे, जो आपकी सेविंग्स होगी। 18% तक आप ये मेडिकल इन्फ्लेशन करंटली 18% है। ठीक है। सो ये आपको इतना ये फैक्ट याद नहीं रखने, जो मैं बता रही हूँ बस उतना उतना याद रखो। ये नेशनल हेल्थ मिशन के लिए एक बड़ी अच्छी शुरुआत थी। फिर नेशनल हेल्थ मिशन में आपको 2 सबमिशन याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने आपको बताया उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, एचबी यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हैप्पी बर्थडे नहीं है ये। ठीक है। सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने बताया कि क्यों आया और कैसे कैसे आया, और नेशनल हेल्थ मिशन में मेडिक्लेम और ये जो टेस्ट वगैरह फ्री और ये सब मेडिसिन ये किया गया। इसके अलावा क्या किया गया, इसके अलावा 2 मिशन चलाए गए। तो आप ऐसे लिखना, अब इसको आप यहाँ पे बनाओगे माइंड मैप। यहाँ पे आप पैराग्राफ में नहीं लिखोगे, आप लिखोगे नेशनल हेल्थ मिशन, उसके नीचे 2 लाइन बनाओगे। एक तरफ लिखोगे इसके 2 मिशन है, एक तरफ आप लिखोगे NRHM, फुल फॉर्म लिखोगे, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है। ये आपके ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये मिशन है। और एक तरफ लिखोगे आप NUHM, यानी कि अर्बन यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों, ग्रामीण हो गया, एक तरफ शहरी। ठीक है। तो शहरी और ये 2 मिशन है, एक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मिशन चलाया गया उनकी हेल्थ के लिए, और एक अर्बन। ये 2 मिशन अलग अलग क्यों किए गए भाई, एक में ही तो हो सकता था। अलग इसलिए क्योंकि रूरल एरियाज में अलग हेल्थ से रिलेटेड बीमारियां हैं और अर्बन में अलग हेल्थ प्रॉब्लम्स है। रूरल वाले तो गरीब हैं या फिर उनको अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो इसलिए वहाँ की बीमारी अलग तरीके से और उनको अलग तरीके से डील करना चाहिए, और अर्बन की अलग तरीके से। तो इसलिए यहाँ पे 2 मिशन, अलग अलग मिशन चलाए गए इसी मेजर प्रोग्राम में। तो ये बड़ा प्रोग्राम है, इसके अंदर 2 मिशन आ गए। अब भी इसको ऐसा माइंड मैप से आंसर में डायग्राम लिखो बनाओगे तो और अच्छा रहता है। ठीक है। फिर ये आपका ये प्राइमरी प्रोग्राम था। इसका प्राइमरी जो प्रोग्राम का जो ये जो प्राइमरी प्रोग्राम था, मतलब ये दोनों का ये मेन एम क्या था, मेन एम ये था कि आपका जो रूरल और अर्बन एरियाज में हेल्थ को इम्प्रूव करना। सिंपल, ये तो आपको कॉमन सेंस से भी अपने आंसर में लिख सकते हो, 2-3 लाइनें, तो आपको कहीं से रटने की भी जरूरत नहीं है कि क्यों। हाँ, तो मतलब ऑब्वियसली हेल्थ को सिस्टम को अच्छा करने के लिए इसका मेन मकसद था कि जो रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, नियोनेटल, चाइल्ड और एडोलसेंट हेल्थ है इसको और अच्छा करना। अब इसका शॉर्ट फॉर्म ये है, तो आपको ये पूरा याद ही रखना पड़ेगा, या पूरा ना याद ना रहे तो ऐसे याद रखना, 2-3 पॉइंट्स में याद रख लेना। जरूरी नहीं है ना कि इतना बड़ा नाम लिखो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो ये प्रोग्राम है इसमें इसने माँ की हेल्थ है, माँ की जो हेल्थ है, हेल्थ को क्या बोलते हैं उसको, हेल्थ के लिए वर्ड भूल रही हूँ, स्वास्थ्य, हाँ, माँ का जो स्वास्थ्य है। ठीक है। फिर नियोनेटल क्या होता है, जो बच्चे अभी भी पैदा होते हैं ना, अभी 1 साल के भी नहीं हुए, जो छोटे अभी सिर्फ पैदा ही हुआ है, न्यू बॉर्न चाइल्ड बोलते हैं उसको, नियोनेटल बोलते हैं। फिर चाइल्ड मतलब एक छोटा 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, वो चाइल्ड में आ जाता है। और एडोलसेंट आपको पता ही है, 16 साल के ऊपर के जो होकर। तो इन सब की हेल्थ पे, इनकी रिप्रोडक्शन पे भी बहुत ध्यान रखा गया, कि माँ की जो रिप्रोडक्शन है उस पर भी ध्यान रखा गया। तो इसमें ये सारे प्रोग्राम में ये था। और साथ ही साथ इसमें ये अभी मैं NHM का बता रही हूँ, रूरल और अर्बन का अलग से नहीं, ये रूरल और अर्बन के कॉमन फीचर्स है, दोनों ही चीजों में, दोनों ही मिशन में इस चीजों का ध्यान रखा गया। तो इसको आप पूरा नाम ना लेकर आपको इसको 3-4 पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, कि मैटरनल हेल्थ, नियोनेटल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, एडोलसेंट हेल्थ, इन सब पे ये नेशनल हेल्थ मिशन फोकस करता है। और साथ ही साथ कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस पे भी फोकस करता है, कि कैसे जो ऐसी जो बीमारी होती है, कम्युनिकेबल मतलब जो दूसरों को फैल जाती है, आपको हो गई तो आपके माँ बाप को, या आपके टच से, खांसी से, जैसे कोरोना था, कम्युनिकेबल था। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कुछ होती हैं जो मतलब आपको होगा तो मतलब आपके आपके तक ही रहेगी वो बीमारी, दूसरों तक नहीं फैलेगी। ठीक है। सो ये आपका नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल डिसीजेस को भी खत्म करने के लिए ये किया गया। इस मिशन के 4 कंपोनेंट्स है जो आपको लिख लेने हैं, नेशनल रूरल मिशन, हेल्थ, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ये तो 2 सब मिशन है ही। इस 2 सब मिशन के अलावा 2 और कंपोनेंट है, टर्शरी केयर प्रोग्राम एंड ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन। ठीक है। तो ये आपको चारों का नाम रट लेना है, हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे भी आप कर लो। ठीक है। इसमें कुछ समझना नहीं है, रट लेना है, भी समझाऊंगी आगे। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, विजन ऑफ द मिशन। ठीक है। ये जो नेशनल हेल्थ मिशन है इसकी क्या दूरदर्शिता है, विजन क्या है, गोल क्या है। विजन मतलब गोल, दूरदर्शी देखना, कि विजन क्या, कहना क्या चाहते हो, मतलब या करना क्या चाहते हो भाई। तो ये करना क्या चाहते हैं भाई, ये एडुकेट हेल्थ केयर लेकर आना चाहते हैं रूरल एरियाज में, जो कि स्पेशली उन एरियाज में जो लेस डेवलप्ड स्टेट्स हैं, जो भी ऐसे भी तो हमारे इंडिया में 6 स्टेट है ना जो अभी अच्छे से डेवलप नहीं हुए हैं, तो ज्यादा फोकस हम उन पे करेंगे, ऐसा इस मिशन में बोला गया। और बोला गया कि हमें GDP का, जो हमारा ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट होता है, ठीक है,
तो जो आपका जीडीपी का कितना प्रतिशत हम हेल्थ पे लगाएंगे, तो आपका जो जीडीपी का जो सरकार है पहले कितना खर्चा कर रही है अभी 0.9%। तो हम कह रहे थे कि 2 से 3% इस मिशन में बोला गया कि अब सरकार का खर्चा जो हेल्थ पे 0.9% होता है, जीडीपी का सिर्फ 0.9% हेल्थ पे जाता है। उन्होंने बोला कि 0.9% बहुत कम से कम 2-3% खर्चा तो तुम हेल्थ के लिए करो। सरकार को जीडीपी का कम से कम 2-3% खर्चा हेल्थ के लिए होना ही चाहिए हर साल। तो ये भी इस मिशन में बोला गया। ठीक है, जो मैंने हाईलाइट नहीं किया इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत सारी चीजें फालतू लिखी हैं या फिर रिपीटेड है। मेन एम क्या है, इसका एम ये है कि आपको टोटल फर्टिलिटी रेट को कम करना है। फर्टिलिटी रेट यानी कि जैसे टोटल फर्टिलिटी रेट में दो चीजें आ जाती है, एक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और आपका एक मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो एक टीएफआर है, टोटल फर्टिलिटी रेट, जिसमें आपका एमएमआर आता है और आईएमआर आता है। ठीक है, अभी मैं इसको समझा देती हूँ। मोर्टेलिटी मतलब होता है कि आपका मृत्यु दर बेसिकली। तो एक बच्चा कितना मतलब मर रहा है, ठीक है, तो 25,000 में से कितना 25 बच्चे ही मरे, ऐसा हमें कोशिश करनी है। 2.1 को लेकर आना है। टोटल फर्टिलिटी रेट हमें 2.1 तक लेकर आना है। इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट, पहले जैसे 1000 लोग थे, 1000 बच्चे थे, तो 1000 में से 900 बच्चे मर जाते थे। तो हमें अब वैसा नहीं करना। हमें अपने हेल्थ सिस्टम को इतना इम्प्रूव करना है कि 1000 में से सिर्फ 25 बच्चे ही मरे। वैसे तो कोई भी ना मरे, लेकिन इसको हमें रिड्यूस करना है, ये 900 वाला जो रेट है। ठीक है, तो 25 डेथ्स पर 1000 लाइफ बर्थ का ये मतलब है कि 1000 बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं तो उसमें सिर्फ 25 तक की डेथ हो, ये हमें टारगेट अचीव करना है। ऐसे नहीं है कि 100-200 बच्चे मर रहे हैं, तो वो हमें नहीं करना है। तो आईएमआर को हमें कम करना है। मैटरनल मोर्टेलिटी, अब बच्चा पैदा करती है, माँ भी मर जाती है कभी कभी, है ना, तो हमें उसको क्या करना है, 1000 अगर माँ 1000 माएँ हैं वो बच्चा पैदा कर रही है, तो उनमें से कोई हमें ये कोशिश करनी है कि सिर्फ कोई एक ही माँ मरे और बाकी किसी को कुछ ना हो। मतलब मरे तो कोई नहीं, मतलब एक टारगेट है कि छोटे से छोटा टारगेट। ठीक है, ये मैं सोचता कि मर जाए एक माह या 25 तो मरना जरूरी ही है, नहीं जरूरी नहीं है, मतलब इतना ये मिनिमम रखा गया है। ठीक है, इससे इससे हमें पता चलेगा कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो अच्छा हो रहा है। और कोशिश की सरकार ने इस प्रोग्राम के तहत, इस मिशन के तहत, कि मलेरिया के जो इन्फेक्शन के केसेस बहुत ज्यादा होते थे, तो 1/1000 पॉपुलेशन हो वो अब। ठीक है, इसको हमें कम करना है, कितना, 1000 में से किसी एक के एक मलेरिया केसेस लेकर आने हैं। जो टीबी है, टीबी को हमें इस हेल्थ मिशन के अकॉर्डिंग हाफ खत्म करना है, मतलब हाफ तक लेके, बाय हाफ, मतलब यानी कि आधा, 50% तक हमें टीबी के केसेस को कम करने की जरूरत है, इस मिशन ने बोला। एनीमिया के जो केसेस है, वुमेन में स्पेशली एनीमिया देखा जाता है, फिर 15 से 49 ईयर्स की एज ग्रुप में, उसको भी हमें रोकना है। तो ये सारे कुछ टारगेट्स थे। इन टारगेट्स में से वैसे तो देखो बहुत सारे टारगेट है, तो एमएमआर का टारगेट याद रख लो, आईएमआर का रख लो, टीबी का तो बहुत ईजी है, हाफ ही है। ठीक है, तो इनमें से 2-3 टारगेट याद रख लो, आप अपने आंसर में लिख लेना, आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि फैक्ट्स के साथ थ्योरी और फैक्ट्स दोनों को हमें साथ लेकर चलना है। ठीक है, डिप्राइव जो सेक्शंस है उनको, उनकी कंडीशन, जो यानी कि पिछड़े वर्ग है, एमलियोरेट करने का मतलब होता है इम्प्रूव करना। ठीक है, जो डिप्राइव सेक्शन है उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करना है। बर्डन ऑफ पॉकेट मेडिकल एक्सपेंडिचर, आपको मतलब इतना खर्चा आता है ना कि मतलब लोग सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि वो क्या खर्चा नहीं कर पाते अपने मेडिकल से रिलेटेड, तो उसको भी हमें देख रेख करना है हमें, यानी कि इस मिशन के अकॉर्डिंग ये बोला गया। और इसी मिशन को ध्यान में रखते हुए आयुष्मान भारत स्कीम भी चलाई गई। तो आयुष्मान भारत जो है नेशनल हेल्थ मिशन का ही पार्ट है। अगर आपके शॉर्ट नोट में आयुष्मान भारत आता है कभी, तो आपको ये समझाना है, या आपके शॉर्ट नोट में नेशनल हेल्थ मिशन आता है, तो नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर आपको 2 सबमिशन तो लिख ही देना, और साथ ही साथ आयुष्मान भारत की स्कीम भी समझा देना। तो ये आपका एक प्रॉपर अच्छा आंसर हो जाएगा, शॉर्ट नोट में भी और इवन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तब भी। तो आयुष्मान भारत जो प्रोग्राम है 2018 में आया था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी लेवल के लिए। प्राइमरी, इसके 2 कंपोनेंट्स थे, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये आयुष्मान भारत के अंदर है। तो आप ऐसे याद रखो, एनएचएम है, एनएचएम के अंदर 2 सबमिशन तो है ही, जो रूरल और अर्बन वाले। उसके अलावा आयुष्मान भारत की स्कीम भी नेशनल हेल्थ मिशन का ही पार्ट है। और आयुष्मान भारत के अंदर आप ऐसे समझा सकते हो कि आयुष्मान भारत के अंदर फिर 2 स्कीम और है। तो ये देखो एक पूरा मैप बन गया कॉन्सेप्ट में, एनएचएम उसके अंदर 2-3, आयुष्मान भारत इसके पार्ट, आयुष्मान भारत के अंदर फिर 2 स्कीम। तो ये आपको मैं बोलती हूँ ना, माइंड मैप, कॉन्सेप्ट मैप, जो मैंने आंसर राइटिंग की वीडियो में बताया था वो यही था। तो आयुष्मान भारत के अंदर फिर 2 कंपोनेंट्स है, या स्कीम बोल लो आप, योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको पहले नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के नाम से जाना जाता था। ये पुराना नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, नया वाला नाम याद रख लो, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। और दूसरी जो योजना है वो आपकी आयुष्मान भारत योजना के अंडर जो आती है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। ठीक है, तो ये तीनों लेवल पे काम करते हैं। तो प्राइमरी केयर क्या है, सेकेंडरी केयर क्या होती है, और टर्शरी केयर, ये 3 लेवल पे ये काम करती है। आयुष्मान भारत के 2 योजना है, ये काम करती है 3 लेवल पे।
लेवल्स अलग है और योजना के इसके कंपोनेंट्स दो अलग हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अब इसको आप माइंड मैप से मत बनाओ, इसको आप इसमें लिख लेना पैराग्राफ में कि आयुष्मान भारत है, इसके अंदर आप इसको ऐसे समझा देना, ये दो स्कीम है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ये दो समझाने के बाद फिर आप बता देना कि आयुष्मान भारत जो अलग से पैराग्राफ बना के कि ये 3 लेवल पे काम करता है, और 3 लेवल को बताने के लिए 1 2 3 कर देना, ठीक है। आयुष्मान भारत लिखा, फर्स्ट लेवल समझाया, फर्स्ट लेवल के अंदर क्या है वो मैं अभी समझाऊंगी, वो समझाना पहले, फिर सेकंड लेवल लिखना, फिर उसको उसके सामने समझाना, फिर थर्ड लेवल लिखना, फिर उसके सामने समझाना, तो ये बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। तो प्राइमरी लेवल जो होता है, प्राइमरी लेवल का जब मतलब पहले तो इसका देख लेते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का क्या मतलब था कि यहाँ पे हमें जो हेल्थ केयर सर्विसेज है उसमें हमको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, कि आपको कभी भी पैसों से रिलेटेड तो कोई दिक्कत एटलीस्ट ना हो। और ये पैसों से रिलेटेड जो दिक्कत है आपकी सेकंड और थर्ड लेवल पे था, ठीक है। जो आपका फर्स्ट लेवल पे तो आपको प्राइमरी लेवल पे तो वो होता है, फर्स्ट लेवल वो होता है जिसमें आपको बस क्लिनिक पे जाते हो, क्लिनिक से छोटी मोटी जो दवाइयां हैं ले ली, ठीक है, बुखार उखार हो गया, खांसी जुकाम हो गया, तो वो आपका प्राइमरी लेवल होता है। सेकेंडरी लेवल और टर्शरी लेवल होता है, सेकेंडरी लेवल जो होता है आपका, सेकेंडरी लेवल में जिसमें आपको एक दिन हॉस्पिटल में एडमिट होने की नौबत आ जाए, ठीक है, तो वो आपका सेकेंडरी लेवल होता है। थर्ड लेवल में भी आपकी जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती है जिसमें आप सिर्फ, ये होता है सेकेंडरी लेवल में जिसमें आपने बस 2 दिन, कभी आपको 1 2 दिन हॉस्पिटल में रुकना पड़ा, उससे ज्यादा नहीं। जैसे कि अगर एक प्रेग्नेंट माँ है तो वो 2 डिलीवरी के लिए गई तो 1 दिन उसको हॉस्पिटल में रोका गया, या आप अपने चेकअप के लिए गए, आपका बीपी बहुत डाउन था तो 1 दिन आपको एडमिट कर लिया अंडर ऑब्जर्वेशन के लिए, तो वो सेकेंडरी लेवल से रिलेटेड हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं। थर्ड लेवल होता है एकदम मेजर, जिसमें आपको तो वही हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा, 1 2 दिन में आप वापस नहीं आ सकते, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा जिसमें आपको जैसे कैंसर जैसी बीमारी या बहुत खतरनाक बीमारियां जो हो जाए, या जैसे हार्ट डिसीज कोई हो जाए, या दिल का दौरा पड़ जाए, हार्ट अटैक आ जाए, कुछ भी, तो जिसमें आपको लंबे समय के लिए हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ेगा, बड़ा ट्रीटमेंट चलेगा, वो थर्ड लेवल की डिसीज होती है। स्पेशली इसमें एम्स वगैरह में जैसे आपका इलाज चलता है, तो वो सारी चीजें, ठीक है, जिनके लिए थर्ड लेवल वो है जिनके लिए आपको स्पेशल हॉस्पिटल्स बनाने पड़े। सेकेंडरी लेवल में तो मतलब ऐसी जो सुख सुविधाएं जैसे रेबीज का इंजेक्शन लगवाना है, या फिर कुछ ऐसे छोटी मोटी आपको बुखार है या डिलीवरी करवानी है, ठीक है, तो इससे तो आपका सेकेंडरी लेवल है, ठीक है। लेकिन थर्ड लेवल जो मतलब आपके कुछ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन है वो इस बीमारी का इलाज करते हैं। कैंसर का इलाज हर हॉस्पिटल में नहीं होता, हार्ट अटैक का इलाज या आपके कार्डियोलॉजी से रिलेटेड हर उसमें नहीं होता। तो ये आपके 3 लेवल्स हैं जो आपके इसमें नहीं लिखे, मैं आपको समझा रही हूँ, आपके पीडीएफ में नहीं है ये, लेकिन ये आपको लिखने हैं, इन्होंने गलती से स्किप कर दिया है, यहाँ पे मिसिंग है कुछ पैराग्राफ्स, ठीक है, इस पीडीएफ में, लेकिन ये होने चाहिए थे इस तीनों, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। इसको थोड़ा सा और एग्जाम्पल के साथ समझना है, तो एग्जाम्पल भी मैं बता देती हूँ। वैसे आप अगर गूगल पे भी सर्च कर लोगे तो आपको मिल जाएगा, अगर जैसे अभी मैं बोल रही हूँ आपको याद नहीं हो तो आप गूगल पे सर्च करना बस प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी मेडिकल केयर अंडर आयुष्मान भारत, आपको एग्जाम्पल के साथ वो आ जाएगा पूरा फॉर्मेट, ठीक है। तो इसमें जैसे आपका डायबिटीज वाले एग्जाम्पल हो गए, सिक हो गए मतलब बीमार वगैरह हो गए, ठीक है, तो डायबिटीज के लिए आपको जाना, वहाँ पे रुकना थोड़ी पड़ता है, डायबिटीज की दवाई लेकर आप वापिस आ जाते हो अनटिल एंड अनलेस बहुत एक्सट्रीम हो, ठीक है। तो कुछ जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह कराना है, बीपी का टेस्ट, बीपी वगैरह चेक कराना है, तो ये सारी चीजें आपका प्राइमरी में हो गई, या आप एग्जाम्पल से समझा दो तो ज्यादा बेटर है। और ये लिख देना है कि प्राइमरी हेल्थ मेडिकल केयर वो होती है जिसमें हमें हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ता, इन हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, इसको हम आउट पेशेंट बोलते हैं। इन पेशेंट क्या होते हैं, जो फर्स्ट लेवल में होते हैं आउट पेशेंट, जो एडमिट नहीं होंगे, सेकेंड और थर्ड लेवल में होते हैं इन पेशेंट। और इन सेकेंड और थर्ड लेवल के लिए जो पीएम जन आरोग्य योजना है ये फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देती है, ये आपको कुछ हद तक पैसे देती है उन बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज करवाने के लिए, अगर आप गरीब हो, ठीक है, ईडब्ल्यूएस हो या फिर बीपीएल लाइन पे हो, तो सबको नहीं, जो जिनको जरूरत है उनको आपका 5 लाख तक का इलाज जो है आपका वो ये हो जाता है, मतलब कंपनसेट हो जाता है 5 लाख तक का, ठीक है, ये इसके अंदर ये पूरा एक अपना बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके चीप एंड क्वालिटी हेल्थ केयर आ जाएगा प्राइमरी लेवल में। यहाँ पे आयुष्मान भारत का स्कीम है, मैंने आपको बता दिया, इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड पॉपुलेशन के लिए है ये, बेसिकली आयुष्मान भारत, जो इनके पास पैसों की कमी है, सबके लिए नहीं है कि अमीर हो और आप पास पैसा है तो आपको सबको सरकार पैसा देगी फ्री में इलाज कर 5 लाख तक का, नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपको पूरा था नेशनल हेल्थ मिशन जो आपको अपना समझाना है, ठीक है। तो और यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिए थे सबके, कैंसर वगैरह, हार्ट अटैक, ये सब। और इसमें आपका जो सेकेंडरी केयर में आपका जैसे अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है या फिर मलेरिया वगैरह बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो ये आपका
जो माँ जो है डिलीवरी के लिए गई है, तो वो सेकेंडरी लेवल आ जाएगा। आई होप ये एक बहुत आराम से 4 पेज आप भर सकते हो सिर्फ नेशनल हेल्थ मिशन समझाने के लिए, अगर आप अच्छे से समझाओ डायग्राम्स वगैरह बना के, तो बहुत इजीली ये कवर हो जाएगा। और अगर नेशनल हेल्थ मिशन के स्टार्टिंग में आप इंट्रोडक्शन में सोशल वेलफेयर पॉलिसी समझा देना, तो आराम से, अगर शॉर्ट नोट है तो शॉर्ट नोट तो फिर 3 पेज में लिखोगे तो इनफ है, 3 पेज में आराम से आ जाएगा। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो ये समझाने से पहले आप सोशल वेलफेयर पॉलिसीज, अप्रोचेस, टाइप्स वो सब समझा के पेज भर देना। राइट टू फूड सिक्योरिटी, राइट टू फूड सिक्योरिटी हंगर और माल न्यूट्रिशन था, चैलेंज था हमारे जब हम नए नए आजाद हुए थे। तो राइट टू फूड सिक्योरिटी क्यों लाना पड़ा? ये 2013 का है, ठीक है। ये इसलिए लाना पड़ा क्योंकि हमारे देश में भुखमरी और जो कुपोषण थे ना, कुपोषण का शिकार थे बहुत सारे लोग, तो इसकी वजह से सरकार ने फोकस किया कि हमें राइट टू फूड भी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है राइट टू फूड भी। अब खाने खाने जैसी इतनी आसान चीज के लिए भी हमें अधिकार बनाना पड़ा, तो सोचिए कितना ज्यादा उस टाइम पे इंडिया को सफर करना पड़ रहा होगा। तो फूड जो है बेसिक नीड थी ह्यूमन की, और राइट टू फूड को एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट माना गया, और डिग्निटी, और इसमें बोला गया कि राइट टू फूड जो है हमारी डिग्निटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, फूड सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हमें एक माल न्यूट्रिशन फ्री लाइफ चाहिए, कुपोषण मुक्त जिंदगी जीनी है, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोग जो थे अंडर नरिश्ड भी थे, ठीक है, तो वुमेन, मेन, चिल्ड्रन सबके लिए ये एक्ट बनाया गया, एंड इसमें मिड डे मील स्कीम भी इसी का पार्ट होंगी। देन आपका ये क्या है, राइट टू फूड है क्या, मतलब खाना क्या, अगर आपका पेट भरा हुआ है तो आपको राइट टू फूड की जरूरत ही नहीं है। मतलब ये यहाँ पे किसको हम राइट टू फूड दे रहे हैं, मतलब कि एक दिन में, इसका ये एक मतलब लीगल डेफिनेशन है, एक दिन में जितनी एक पर्सन को कैलोरीज चाहिए होती है, सफिशिएंट कैलोरीज, ठीक है। तो अब इसको आप ऐसे, जो मैंने डायग्राम बनाया ना, यही आप अपने आंसर में सेम टू सेम बना सकते हो, ठीक है। कि हम स्कार्सिटी ऑफ फूड की जो बात कर रहे हैं, हंगर, क्योंकि हंगर को खत्म करने के लिए राइट टू फूड आया था, ठीक है। राइट टू फूड क्यों आया? हंगर को खत्म करने के लिए। आप ऐसे समझो अच्छे से, ठीक है, भुखमरी को खत्म करने के लिए। और भुखमरी को खत्म कैसे करना है, तो उन्होंने बोला भुखमरी का मतलब क्या है, पहले ये तो समझाओ कि ऐसे तो कोई मोटा ताजा आदमी है, ठीक है, इतना मोटा बंदा है या मोटी औरत है, मैं इसको बॉडी शेमिंग नहीं कर रही, वैसे बता रही हूँ, कोई मोटी सी औरत है, अब इसको मिली 2-4 खाने की प्लेट, ठीक है, अब इसका पेट फिर भी नहीं भर रहा है, इसको इसने बोला और खाना है, मुझे और खाना है, मुझे और खाना है, तो ये भुखमरी थोड़ी है कि भाई उसको ज्यादा खाती है या ज्यादा खाता है। लेकिन भुखमरी क्या है? भुखमरी ये कि एक दिन में एक बंदे को जितना सफिशिएंट कैलोरीज की जरूरत है, वो उसको मिल रही है कि नहीं, अगर वो मिल रही है तो बढ़िया, नहीं मिल रही है तो वो हंगर में काउंट किया जाएगा, फिर उसको राइट टू फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत हम फूड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये इसका एक पैमाना था कि राइट टू फूड किसके लिए है, क्या है। वन डे में जितनी एक बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को जिंदा रहने के लिए, ठीक है, एक कैलोरीज की जरूरत है, तो वो उतनी मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिल रही तो गड़बड़ है, ठीक है। नहीं तो आप कुपोषण का शिकार हो जाओगे, सफिशिएंट कैलोरीज नहीं होगी तो मालन्यूरिशमेंट हो जाएगा, कुपोषण हो जाएगा, सिंपल। देन आर्टिकल 25 जो है यूडीएचआर का सेम आर्टिकल 26 जो था ना, वो किससे रिलेटेड था? एजुकेशन से, राइट टू एजुकेशन, यूडीएचआर, यूएन का जो मैंने आपको बताया था। वैसे यूडीएचआर जो है ये एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है, इसका जो आर्टिकल 25 है ये राइट टू फूड की बात करता है। तो आर्टिकल 25 में याद रखना, 25 में फूड है, 26 में एजुकेशन है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन से गोल में आता है, आपके एसडीजीज हैं बहुत सारे, आपको पता ही होंगे, जिसको नहीं पता तो एक बार मतलब आपका एग्जाम के लिए, अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका एग्जाम 2 दिन में है ही, तो ये या 1 दिन में बचा है शायद, है ना। तो एसडीजीज पढ़ो मत अलग से, मतलब यहाँ पे आप रट लो, अगर नहीं पता क्या है तो रट लो, और आपने आप कभी टाइम मिले तो पढ़ लेना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कुछ यूएन के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है, हमारा सोवियत कह रही, सॉरी, यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन द्वारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाए गए हैं, ठीक है। उन 17 गोल्स हैं, 17 में से एक गोल है कि जीरो हंगर, ये गोल है, ठीक है, कि जो हमें अचीव करना है। 3 मेन गोल है यूएन के इसके अंदर, तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हंगर वाला, सेकंड गोल है, ऐसे याद रखना, एसडीजी गोल सेकंड। एसडीजी गोल सेकंड जो है ये आपका बात करता है जीरो हंगर की, ये आपको समझाना है राइट टू फूड सिक्योरिटी वाला अगर आएगा तो। और उसके अंदर 3 चीजें हैं कि फूड सिक्योरिटी है क्या, ये यूएन ने 3 मेन गोल बताए हैं इसी के अंदर, कि एक तो 100% एक्सेस हो फूड का, कि सबको खाना पहुंचे, ठीक है। एक्सेस टू एडुकेट फूड, जितना खाना सफिशिएंट है, जितना जरूरी है उतना तो एटलीस्ट सबको 100% पहुंचना ही चाहिए पूरे साल में, साल भर में। दूसरा 100% इंक्रीज होना चाहिए स्मॉल होल्डर प्रोडक्टिविटी एंड इनकम की, जो छोटे छोटे प्रोडक्शन वाले जो फार्मर्स है उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कराना ताकि उनकी इनकम भी बढ़े। तो ये दूसरा गोल था। तीसरा गोल था कि ये तो 100% होगा, ये जीरो,
ठीक है, तो पहले याद रखो कि दो 100 वाले हैं और आखिरी वाला 0 है। 0 क्या है? 0 वेस्टेज ऑफ फूड, कि खाना वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, ये आपके यूएन के 3 गोल आप बता सकते हो राइट टू फूड समझाते टाइम। कि एग्रीकल्चर आज भी हमारे देश में सबसे ज्यादा फंडामेंटल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड माना जाता है। अभी भी हम एग्रीकल्चर पे बहुत हद तक डिपेंडेंट है। ये तो फिर आपका ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या हुआ, बंगाल फेमाइन आया था, फिर वो भुखमरी हो गई, ये सब ये आपके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, समझ सकते हो। फिर जब इंदिरा गांधी ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आई थी, हरित क्रांति, ताकि ये राइट टू फूड की जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व की जा सके। और जो खाना है, ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन मकसद था कि जो फूड अवेलेबिलिटी है वो आखिरी पर्सन तक भी पहुंचे, जो मतलब आखिरी यानी कि जो माइनॉरिटी है या गरीब से गरीब जो बच्चा या गरीब से गरीब जो लोग हैं वहां तक भी खाना पहुंचाना ग्रीन रेवोल्यूशन का मकसद था। तो वैसे क्योंकि बंगाल फेमाइन जब ये आया था, फेमाइन वगैरह आते हैं, ठीक है, तो उससे बहुत ज्यादा लॉस हुआ था हमारा। तो हमें यूएसए से फिर खाना इंपोर्ट करना पड़ा था, यूएसए के साथ हमने डील करी थी, तो ये सारी चीजें हुई थी। ये आपका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, मैंने क्लास में भी बताया था, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा याद रह जाए तो कहानी बना के लिख देना। मेन अभी आएगा कि क्या लिखना है। मेन तो आपका ये है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, जो आपके पेपर में अलग मतलब जो जिस पे आपको मेन फोकस करना है। अगर आपका फूड सिक्योरिटी से क्वेश्चन आता है तो ये एक्ट आपको जरूर से समझाना है। और यूएन से रिलेटेड कुछ जो 3 गोल बताए, 100%, 100% और 0%, वो भी समझा देना। ठीक है, फिर और इसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता देता है कि हंगर था, मान न्यूट्रिशन था, हंगर का मीनिंग क्या है, तो ये आपका खत्म हो जाएगा। अब आ जाते हैं राइट टू फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ये क्यों आया था? हंगर को एलिमिनेट करने के लिए, हंगर को खत्म करने के लिए, भुखमरी को खत्म करने के लिए। फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है भाई? अभी राइट टू फूड सिक्योरिटी एक्ट में इतनी देर से बोल रही हूँ, राइट टू फूड सिक्योरिटी एक्ट। अब इस एक्ट में जो ये फूड सिक्योरिटी लिखा है, इसका मतलब पहले आपको समझाना पड़ेगा अपने आंसर में, फिर आप समझाओगे कि इस एक्ट में है क्या। पहले फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है वो तो समझाओ, जैसे एक छोटे बच्चे को समझाते हैं ना, तो आप ऐसा समझो, ये जो चेकर है, जो कॉपी चेक कर रहा है, वो भी एक छोटा बच्चा, आपको उसको सब कुछ समझाना है। ठीक है, तो राइट टू फूड सिक्योरिटी एक्ट में फूड सिक्योरिटी का क्या मतलब है, ये एक्ट के अंदर ही डेफिनेशन लिखी हुई है। ये मेरी डेफिनेशन नहीं है, ये सरकार द्वारा प्रोवाइड की कई डेफिनेशन है। कि एक फूड सिक्योरिटी का मतलब है कि सारे जो कंट्री के नागरिक हैं, सिटीजन ऑफ द कंट्री, उनको हर समय, हर टाइम पे उनकी पेट में खाना होना चाहिए। ये फूड सिक्योरिटी है कि जिन जब उनको 3 टाइम का खाना तो एटलीस्ट मिले। तो एट ऑल टाइम्स हैव एक्सेस टू सफिशिएंट फूड ऑन देयर प्लेट्स, उनकी प्लेट में उनको सफिशिएंट फूड मिलना चाहिए जब भी उनको जरूरत हो, 3 टाइम तो एटलीस्ट। ऑल टाइम्स मतलब कि ऐसे नहीं कि हर हर 10 मिनट बाद, नहीं, ऑल टाइम्स मतलब कि जब भी उनको भूख लगी है और उनके पास खाना उनकी प्लेट में होना चाहिए, ये फूड सिक्योरिटी होती है। फूड सिक्योरिटी के 3 एलिमेंट्स होते हैं, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको रटने हैं। फूड अवेलेबिलिटी, एक तो फूड होना चाहिए, दूसरा अगर वो फूड है तो उस फूड का हम उस फूड तक पहुंच पाए। अब जैसे मैंने आपको एक खाना रख दिया है और खाना मैंने आपसे 10 किलोमीटर दूर रखा हुआ है, वो आपको खाना दूरबीन मैंने दे दिया, वो खाना आपको दिख तो रहा है लेकिन आप उसके पास पहुंच नहीं सकते, तो क्या फायदा। जैसे एक गरीब बच्चा है, वो होटल के बाहर खड़ा है, खाना उसे दिख तो रहा है कि होटल के अंदर खाना है, लोग खा रहे हैं, लेकिन वो उस तक पहुंच नहीं सकता, तो कुछ फायदा नहीं है ना। तो फूड अवेलेबिलिटी हो, पहले तो फूड हो, प्रोडक्शन हो, तो ये यहाँ पे आएंगे फार्मर, कि फार्मर इतना उगाए, उत्पादन इतना हो। दूसरा फूड एक्सेस, वो खाना लोगों तक पहुंचे। कितनी बार तो जो खाना है बड़े बड़े वहां पे स्टोरेज हाउस में पड़ा रहता है और वहीं का वहीं लाखों टन अनाज हर साल सड़ जाता है, क्योंकि वहां पे प्रॉपर स्टोरेज की वो नहीं होती। तो ये इसका एक चैलेंज भी है वैसे। ठीक है, तो आप हर एक्ट का एक चैलेंज लिखते हैं, तो ये चैलेंज लिख सकते हो कि फूड अवेलेबल होता है लेकिन वो पहुंच इसलिए नहीं पाता क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटी हमारे पास अच्छी नहीं होती, या फिर हमारे पास करप्शन इतना है कि हम खाना दूसरों को दे देते हैं और सस्ते मतलब महंगे दामों में किसी और पार्टीज को या बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं, और खुद के लोगों के लिए नहीं बचता स्टोरेज। अगर और खाना अगर हमने बड़े बड़े उसमें रखा हुआ है, क्या बोलते हैं जो बड़े बड़े जगह होती है, स्टोर हाउस होते हैं उनको, हिंदी में अभी मुझे याद नहीं आ रहा, कारखाने, हाँ, तो कारखानों में रखा रहता है लेकिन वहां पे लाखों टन खाना जो है, जो अनाज है, वो हर साल सड़ जाता है, तो वो भी आप लिख सकते हो। तो फूड एक्सेस। और तीसरा फूड यूटिलाइजेशन, कि आप खाने तक पहुंच भी गए लेकिन उस खाने का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, क्या आपने खाना वो सही सही टाइम पे सही जगह से यूज किया, क्या खाना आपने वेस्ट तो नहीं किया। यहाँ पे थर्ड वाला क्या आ जाएगा, थर्ड वाला आज आपका आ जाएगा जीरो वेस्टेज ऑफ फूड, कि फूड को वेस्ट नहीं करना है, फूड को अच्छे से यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी एक्ट ये कहता है कि हमें फूड ग्रेन्स पे सब्सिडी देता है, जैसे आपके जो काम वाली बाई वगैरह होंगी या कुछ गरीब अगर आपने जानते होंगे तो उनको आपको देखा होगा कि उनको राशन जो है वहाँ पे फ्री में मिलता है। ठीक है, तो आप या फिर सब्सिडी मिलती है राशन पे, तो ये कुछ किलो राशन फ्री मिलता है और कुछ अगर आपको उससे ज्यादा चाहिए तो आपको उस पर सब्सिडी मिलता है। तो फूड ग्रेन्स पे सब्सिडी रखना। 75% जो पॉपुलेशन है उसके लिए, तो ये फूड ग्रेन पे सब्सिडी किसको मिलेगी, रूरल पॉपुलेशन में 75% टारगेट रखा गया है और अर्बन में 50%, क्योंकि जो भुखमरी है वो ज्यादातर अभी भी रूरल पॉपुलेशन
पॉपुलेशन में ज्यादा है खाने की कमी रूरल एरियाज में, तो इसलिए रूरल एरियाज का प्रतिशत ज्यादा रखा गया है। ठीक है, तो 75% रूरल पॉपुलेशन को फूड ग्रेन्स में सब्सिडी प्रोवाइड करना है, क्योंकि 100% सरकार नहीं दे सकती ना, तो 75% सब्सिडी नहीं है, ये 75% लोगों को सब्सिडी प्रोवाइड करानी है, ये इनका टारगेट है। ये मत सोचना है कि 75% सब्सिडी देगी वो, नहीं, 75% लोगों तक सब्सिडी पहुंचाना है रूरल एरियाज में, ग्रामीण में, और 50% तक पहुंचाना है अर्बन एरियाज के लोगों के लिए, सारे स्टेट में। और ये रूरल और अर्बन कहाँ के, सारे स्टेट के रूरल अर्बन, सारे यूटीज के रूरल अर्बन, ठीक है, सबके। देन ये एक वाटरशेड मूवमेंट था। वाटरशेड मूवमेंट का मतलब यहाँ है कि एक शिफ्ट आता है, जब बहुत बड़ा शिफ्ट आता है ना, एक बहुत कुछ सरकार एक नया करती है, तो उसको हम वाटरशेड मूवमेंट बोलते हैं। ये एक राइट बेस्ड अप्रोच पे, ये आपका मेन टू सेम वर्ड वहां लिखा हुआ था, राइट बेस्ड अप्रोच, सोशल वेलफेयर पॉलिसीज राइट बेस्ड अप्रोच कैसे है, ये मैंने आपको प्रीवियस ईयर जब मैंने अभी प्रैक्टिस करवाया ना कल, तो पीवाईक्यू में मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन आया था। अगर नहीं देखा तो पीवाईक्यू वाला वीडियो अभी जाके देख लेना, ठीक है। तो उसमें राइट बेस्ड अप्रोच जैसा वर्ड लिखा हुआ था, तो उसमें आपको सोशल वेलफेयर, उसमें इसका नाम नहीं लिखा था इस एक्ट का, उसमें बस इतना लिखा था कि सोशल वेलफेयर पॉलिसीज है, इसको आप राइट बेस्ड अप्रोच के थ्रू समझाओ। तो राइट बेस्ड अप्रोच में आप कोई भी एक एक्ट ले सकते हो, या सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छी बात है तो आप ये वाला एक्ट ले लेना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। इसमें मिड डे मील स्कीम शुरू की गई। तो ये आपका राइट बेस्ड अप्रोच का क्या मतलब है कि हम वेलफेयर से सिर्फ, अब जो फूड है वो एक वेलफेयर का साधन नहीं है, वो आपका अधिकार बन चुका है। तो पहले जो राइट टू फूड था वो एक वेलफेयर के लिए था कि बस ठीक है, खाना है, वेलफेयर है, समाज कल्याण है, तो आप वेलफेयर एज ए वेलफेयर आप इसको दे रहे हो। तो जब भी राइट बेस्ड अप्रोच की बात आए तो आपके क्वेश्चन में, तो आपको ये वाला अप्रोच, ये वाला एक्ट समझाना है, राइट टू फूड सिक्योरिटी एक्ट समझाना है, ठीक है। याद रखना 2013 में कि तेरा खाना मैंने खा लिया, तेरा फूड से याद रखना कि तेरा खाना मैंने खा लिया, तो तेरा यानी कि 2013 में फूड वाला है, इससे ट्रिक से याद हो जाएगा, ठीक है। तो पहले ये राइट जो फूड था वो सिर्फ एक वेलफेयर का था साधन, कि भाई खाना प्रोवाइड कराना वेलफेयर का काम है, अच्छा काम है, लंगर वगैरह ये सब। अब ये जो खाना है वो हमारा राइट बन चुका है, अधिकार बन चुका है भाई। तो जब कोई भी चीज हमारा अधिकार बन जाएगी तो उसका जो स्टेटस है वो बढ़ जाता है। अभी वेलफेयर है, करो ना करो मर्जी है, लेकिन राइट बन गया, अगर वो एक हमारा अधिकार बन गया तो फिर हम उसके लिए कोर्ट भी जा सकते हैं। तो राइट टू फूड राइट बेस्ड अप्रोच है, एक्ट बन गया तो अब हम अगर एक्ट के खिलाफ हमें कुछ नहीं मिल रहा है तो हम इसके खिलाफ कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो यही फर्क होता है राइट बेस्ड अप्रोच और एक वेलफेयर पॉलिसी में। तो इसी एक्ट के तहत मिड डे मील स्कीम चलाई गई। तो ये एग्जांपल है इस एक्ट के अंदर क्या क्या स्कीमें चलाई गई। मिड डे मील स्कीम आपको पता है, मिड डे मील स्कीम क्या होती है, अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एक दो लाइन में समझा देना। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये भी अच्छा किया गया कि आपको किसको कितना अनाज मिलना चाहिए। तो एक वो रखा गया था ना कि अगर आपकी फैमिली में 5 लोग हैं तो आपको 5 किलो तक अनाज मिल जाएगा, लेकिन अगर उस फैमिली में सिर्फ 2 ही लोग हैं तो उन 2 फैमिली को 5 किलो क्यों मिलेगा, उसको फिर उस हिसाब से मिलेगा। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा किया। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज चलाई गई, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल है, एज इट इज इसको रट लेना, हिंदी में भी आपको इसका नाम लिखा हुआ मिल जाएगा। नहीं मिले तो अगर आप हिंदी में गूगल पे ट्रांसलेट कर लेना। और ये कौन सा गोल है, SDG 2, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना। तो ये इंडिया जो है SDG 2 जो यूएन ने बनाया था, गोल नंबर 2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2000, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2, सॉरी स्लिप ऑफ टंग हो रहा था बार बार। तो ये जो गोल था यूएन का, ये गोल पूरा किया इंडिया ने अपने देश में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 लाके। ये लिखना जरूर से, ठीक है। ये बहुत अच्छी लाइन रहेगी अगर आप लिखते हो तो, कि यूएन ने जो गोल बनाए इंटरनेशनल लेवल पे, वो इंडिया ने उसका पालन किया, और इंडिया ने भी अपने देश में इसको लागू किया। और इसी चीज को वो लागू करने के लिए गोल नंबर 2 जीरो हंगर जो था, जीरो हंगर वाला गोल को लागू करने के लिए इंडिया ने अपने देश में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर आई, और बोला गया कि हम 2030 तक हंगर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव यानी कि मतलब इसका उद्देश्य ये था कि हर टाइम सबको सब जगह क्वालिटी फूड मिले और वो एक हेल्दी लाइफ जी पाए। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एक प्यारा सा कोट है, इसको बहुत याद रखने में किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, बस लिख लेना कि हर टाइम हर जगह सबको क्वालिटी फूड मिले और वो एक हेल्दी लाइफ जी पाए, ये इसका उद्देश्य है। इसको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी इसका पार्ट है। अब इसी एक्ट के तहत FCI बनाया गया, जो आजकल सबको फूड के जो भी आप खाना वाना खरीदते हो उस पर ग्रीन ट्रेड मार्क लगा रहता है या रेड लगा रहता है। रेड मतलब नॉनवेज है, ग्रीन मतलब आपका शाकाहारी है। और FCI से अगर वो FCI ने उसको ये टैग्स जो है वो देती है,
फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये टैग तो देती है, लेकिन इसमें भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मैंने आपको बताया। तो हर एक एक्ट बताना है, एक्ट में क्या लिखा है वो बताना है, फिर एक्ट में क्या अनसक्सेसफुल रहा वो बताना है। जैसे मैंने एजुकेशन के कुछ चैलेंजेस बताए थे, तो उसको चैलेंजेस को पूरा करने के लिए एनईपी 2020 आया था। वैसे ही फूड सिक्योरिटी में कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको पूरा करने के लिए फूड ग्रेन्स सेफ स्टोरेज। वैसे ही नेशनल हेल्थ मिशन है, तो नेशनल हेल्थ मिशन क्या है वो आपने समझा दिया, और लास्ट में अपनी मर्जी से 2-3 चैलेंजेस बता दिए कि आज भी ऐसा ऐसा होता है कि आज भी हेल्थ में इतनी अच्छी से फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, ये वो। तो कुछ भी 1-2 चैलेंज आप लिख लो, ठीक है। वैसे ही फूड कॉर्पोरेशन में मैंने आपको जो बताया था कि स्टोरेज प्रॉब्लम है, स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है सरकार के पास, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, करप्शन बहुत ज्यादा है। हाँ, डिके जो मैंने बोला है सड़ जाता है, तो सड़ने को हिंदी में आप डिके लिख सकते हो। गोडाउन, हाँ गोडाउन वर्ड याद नहीं आ रहा था, ठीक है, कारखाना बोल दिया था मैंने। तो गोडाउन जो है वहाँ पे ये अनाज जो है पड़े पड़े सड़ जाता है, करप्शन बहुत है, मिसमैनेजमेंट बहुत है, लीकेज होता है फेयर प्राइस शॉप्स पे। जो राशन कार्ड की दुकानें हैं वो क्या करती हैं, क्या वो देखा होगा ना आपने, मैग्नेट लगा देते हैं अपने नीचे, और ऊपर तो लिखेगा कि आपको 1 किलो है, लेकिन वो नीचे उन्होंने मैग्नेट का वजन होता है, और वो ऊपर आपको मिलेगा आधा किलो ही, लेकिन आपको वहां पे सामने दिखेगा कि 1 किलो। तो ये प्राइस शॉप्स पे, राशन कार्ड की शॉप पे बहुत बार ऐसा होता है, तो वहां पे भी करप्शन है। तो ये बहुत आपके डेली लाइफ एग्जाम्पल है जो आप लिख सकते हो। इससे जो माल न्यूट्रिशन होता है और एक अंडर न्यूट्रिशन होता है, एक तो कुपोषण हो गया, और एक न्यूट्रिशन जितना मिलना चाहिए उतना आपको जीने लायक तो मिल रहा है, लेकिन अभी आपकी हाइट वेट के अकॉर्डिंग उतना नहीं है, तो उसको हम अंडर न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो माल न्यूट्रिशन भी एक चैलेंज है फूड सिक्योरिटी के लिए, और अंडर न्यूट्रिशन भी होना एक चैलेंज है, ठीक है। तो प्रॉपर डेवलपमेंट होना चाहिए ह्यूमन कैपिटल का। देन आपका टेक्नोलॉजी, अब इसमें आप सजेशन दे सकते हो, तो हर चीज में आप एक्ट समझा दो, चैलेंजेस बता दो, और लास्ट में कुछ सजेशन दे सकते हो कि क्या हम इसको कैसे सुधार ला सकते हैं। टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर सकते हैं, राशन शॉप को हम डिजिटलाइज कर सकते हैं, तो डिजिटलाइज करेंगे तो चांसेस कम है करप्शन के। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज को ज्यादा से ज्यादा हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बाहर के देश में देखे तो वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज होता है। इवन मेरी बहन लंदन में रहती है, तो वहाँ पे उसको खाना जो है, इवन पालक पनीर जो है ठंडा पड़ा रहेगा, मतलब 1 महीने तक, उसको फिर गर्म करके वो खा लेते हैं, तो वो कोल्ड स्टोरेज होती है। कोल्ड स्टोरेज में खाना जो है सड़ता नहीं है बेसिकली, तो वहाँ पे आप कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज बढ़ाओ, ठीक है। तो आप ये सरकार को सजेशंस दे सकते हो अपनी तरफ से। अभी आप एग्जाम में तो सरकार को सजेशन नहीं दोगे, पर जो कॉपी चेकर है उसको सजेशन दोगे, ठीक है। तो इसी में आपका वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम भी लॉन्च किया गया है। तो आप एक नेशनल फूड सिक्योरिटी जो एक्ट जब समझाओगे, तो इसी के अंदर आपकी मिड डे मील स्कीम आ जाएगी, और जो मैंने आपको पीडीएस सिस्टम समझाया, और उसके अलावा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, प्लस एक और स्कीम वहां पे लिख देना एग्जाम्पल में इसका, नेशनल फूड सिक्योरिटी का एग्जाम्पल, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। तो ये 4 एग्जाम्पल इस एक्ट के हो जाएंगे, ठीक है। और कि हर सिटीजन को इनफ खाना मिले, न्यूट्रिशियस खाना मिले, अवेलेबल हो वो खाना, सब तक पहुंचे, और क्वालिटी वाला खाना हो। सिंपल, ये आपके नॉर्मल कॉमन सेंस वाली बात है, बस आपको मैंने याद रखनी है उस टाइम पे कि क्वालिटी होनी चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, यूटिलाइजेशन, जो चीजें मैंने पॉइंट्स समझाए थे ना अभी, पॉइंट्स वाइज जो 3 यूएन के गोल्स थे, उसी को बस घुमा फिरा के आपको हर जगह समझाना है, ठीक है। अब आ जाते हैं आखिरी स्कीम, मनरेगा। मनरेगा बहुत ईजी है, मनरेगा सबको पता है कि आप तो इसका नाम बदल के पहली बात तो लिखो, अगर मनरेगा आएगी, मेरे को क्यों पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि 90% चांसेस है कि इस बार आपका मनरेगा पूछा जाए। क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि अभी अभी इसका नाम बदल के बीबी जी राम जी रख दिया गया है, तो हो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इसका नाम अभी बदला है। और पहले आपको 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट मिलता था आपको, यानी कि जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए था ये, ठीक है। और रूरल एरिया पॉपुलेशन के लिए था मनरेगा। आर से इसमें क्या है, मनरेगा, मनरेगा का आर जो है रूरल एरियाज के लिए। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, पहले तो बात इसका फुल फॉर्म याद रखो, और वीबी जी राम जी का भी फुल फॉर्म याद रखो। वीबी आपका विकसित भारत है, जी से ग्रामीण है, सॉरी यहाँ पे जी से आपका ग्रामीण नहीं है, ग्रामीण ये वाला जी है, इससे आपका गारंटी है। जो यहाँ पे गारंटी था ना मिनिमम, ये जी ये वाला जो जी था गारंटी एक्ट, तो यहाँ पे आपका गारंटी है विकसित भारत गारंटी। यहाँ से आर से आपका आ जाएगा रोजगार, क्योंकि हम रोजगार प्रोवाइड कर रहे हैं ना मनरेगा के थ्रू, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। ए से आजीविका, एम से आपका मिशन, और फिर ये जो आखिरी वाला जी है ये ग्रामीण के लिए है। तो इसका फुल फॉर्म याद रख लेना। ये अभी भी लेटेस्ट स्कीम लॉन्च की गई है सरकार द्वारा विकसित भारत विजन के अंडर, और इसमें आप पहले 100 दिन का आपको मिलता था ना कि 100 दिन आपको काम करने के लिए मिलेंगे, अब इसके अकॉर्डिंग 125 दिन मिलेंगे, 125 डेज, ठीक है। तो इसका आपको कंपैरिजन भी याद रखना है कि पहले 100 दिन का था, अब 125 दिन का हो गया है ये। और आगे पढ़ते हैं अब इसके बारे में थोड़ा और, तो आपका ये आ जाएगा
वैसे अभी ये लागू नहीं किया गया, ये 1 जुलाई 2026 से लागू होगा, ऑल्दो ये लॉन्च कर दिया गया है ये स्कीम 2025 में। ठीक है, तो ये ऐसे याद रखना कि लॉन्च हो गई है, अब ये लागू होने में टाइम है। ऑल्दो इसको बस आप इसके बारे में ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप ये पूरा मनरेगा समझा दोगे ना, तो आखिरी में, करंट अफेयर्स डालना भी जरूरी है, तो आखिरी में समझा देना कि अब मनरेगा जो है रिप्लेस की जा रही है बीबीजी रामजी स्कीम के द्वारा। अब इसमें 100 की जगह 125 दिन का भत्ता दिया जाएगा और ये 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। ठीक है, इस जो मनरेगा के चैलेंजेस थे ना, मनरेगा के चैलेंजेस को इसने खत्म किया, क्योंकि 100 दिन में किसका क्या ही बनेगा, है ना। तब आ जाता है कि क्यों शुरू शुरू की गई थी मनरेगा वाली, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब यहाँ पे भी एक दो चीजें बस याद रखना कि ये पुअर लोगों के लिए था, अनएम्प्लॉयड के लिए था, और स्पेशली अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए था। स्किल्ड वर्कर्स तो फिर आपको अनस्किल्ड वर्क कराया जाएगा, मतलब आप पे यहाँ पे मनरेगा में आपसे। ठीक है, अनस्किल्ड वर्क वही जैसे कंस्ट्रक्शन का काम है, लेबर वगैरह का काम है, ये सब इरिगेशन फैसिलिटीज, ऑल दिस में कुछ चेंजेस भी आए थे, अमेंडमेंट भी आए थे, वो मैं अभी बता देती हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ईजी टॉपिक है, आप खुद से भी बहुत आसानी से कर सकते हो, अपने अपने से रिलेटेड, मतलब मनरेगा तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो स्कूल में भी, तो आप लिख सकते हो। एनएसएस जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करती है। तो रोजगार है क्या और बेरोजगारी क्या है, तो मतलब बेरोजगारी में कौन है कि वेदर द इंडिविजुअल इज वर्किंग, दैट मीन्स एम्प्लॉयड। अगर एक इंडिविजुअल है वो काम कर रहा है, काम भी कौन सा काम, जैसे ऐसे तो हमारी माँ भी हमारे घर पे कहती, सॉरी, हमारे काम करती है घर पे। ठीक है, तो वो, लेकिन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट थोड़ी है, उससे वो कुछ कमा थोड़ी रही है। तो अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे आप कुछ कमा रहे हो, कुछ आय लेकर आ रहे हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, तो एम्प्लॉयड हो। ये आपको डेफिनेशन लिखनी है, ऐसे ही नहीं पढ़ा रही। ठीक है, ये क्योंकि आपको मनरेगा बता रहे हो, और मनरेगा डायरेक्ट मनरेगा जो स्कीम है वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, कि आपको यहाँ पे रोजगार मिलेगा, और बेरोजगारी, जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिलेगा, तो दोनों का मतलब पता होना चाहिए। तो ये, और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट कौन किसको बोला जाएगा, कि ऐसा पर्सन जो काम करने के लिए अवेलेबल है पर उसको काम नहीं मिल रहा। आपको कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो काम करना ही नहीं चाहते, तो उसको आप अनएम्प्लॉयड नहीं बोलोगे। ठीक है, वैसे आता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयड वो होते हैं कि जो काम कर तो रहे लेकिन वो उससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर, जैसे कि मैं पीएचडी कर रही हूँ, तो मैं नौकरी कर रही हूँ क्लर्क की, तो मैं एक अंडर एम्प्लॉयड हूँ। ठीक है, अंडर एम्प्लॉयड मतलब कि मैं बस, मेरे को अपना जीवन बसर करना था, कुछ तो कमाना ही था, गरीब फैमिली बहुत गरीब है, तो कुछ तो करना ही है। चलो क्लर्क की नौकरी से चाहे 10,000 आए तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन मैंने तो पीएचडी कर रखी है, तो मुझे कम से कम 50-60 हजार वाली नौकरी मिलनी चाहिए थी, या इवन 70-80 हजार वाली नौकरी मिलनी चाहिए थी। लेकिन वो क्योंकि मुझे नहीं मिली, तो मैंने अपने छोटे लेवल पे गुजारा कर लिया। तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है। ये जो मैं पॉइंट्स वर्ड्स बता रही हूँ, ये आपको अपने आंसर में एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, ये आपके मनरेगा के एक्ट में लिखे हुए हैं, कि मनरेगा के एक्ट में सरकार ने समझाया है एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट। और इसमें सरकार ने बोला भी है कि बेरोजगारी से ज्यादा बड़ा क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि अंडर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा बड़ा क्यों है, क्योंकि जो लोग हैं जिनमें पोटेंशियल है, जो हमारे देश को आगे बढ़ा सकते हैं, उन लोगों को हम नौकरी नहीं दे पा रहे, और वो लोग छोटी लेवल पे जॉब कर रहे हैं। अगर वो बड़ी लेवल पे करे तो वो देश पे ज्यादा योगदान पहुंचा पाएंगे, ज्यादा मेहनत करके, मतलब अगर अच्छे लेवल पे उनको जॉब मिल जाए, उनके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उनको जॉब मिल जाए। तो इसलिए जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है वो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो यूथ है, यूथ का जो पोटेंशियल है, यूथ की जो स्किल है, वो जो हमारे देश के लिए विकसित भारत में वो डाल सकता था, वो अब नहीं डाल पाएगा, क्योंकि उसको बड़े लेवल जिसपे वो डिजर्व करता था वो तो मिला नहीं। वो छोटे लेवल पे कुछ भी कर रहा है, क्लर्क का काम कर रहा है, हो सकता था वो नासा वगैरह जाके उस देश के लिए कुछ अच्छा कर पाता। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट के कंपैरेटिवली, ऐसा नीति आयोग की एक रिपोर्ट में बोला गया था। ठीक है, जिसमें अंडर एम्प्लॉयमेंट आपका लो पेइंग जॉब्स आती है, पार्ट टाइम वर्कर्स जो होते हैं, ये सारे आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट में आते हैं। देन इसमें मनरेगा के एक्ट के थ्रू ये कोशिश की गई कि जितने भी लेबर्स हैं जो गरीब हैं या नहीं कमा पा रहे हैं, SC ST है, वुमेन है, लैंडलेस मेंबर्स हैं SC ST में भी, ठीक है, जिनके पास जमीन नहीं है, तो मनरेगा लाया गया 2005 में। तो मनरेगा की जो स्कीम है 2005 की है, इसको याद रखना, 1 2 3 4 5। ठीक है, मनरेगा में एक आप ऐसे याद रखो, 2 3 4 5। ठीक है, तो ये 5 वर्ड्स कुछ बन रहे हैं ऐसा करके, एक्ट तो नहीं आएगा, एक्ट का हटा दे, तो मनरेगा में 5 है तो 5। ठीक है, मनरेगा 5, तो ऐसे करके कुछ याद रख लो। तो 5 से सरपंच भी याद आता है, और सरपंच से रिलेटेड आपको रूरल एरिया से याद आता है, और मनरेगा स्कीम जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ही है। फिर इस मनरेगा में बोला गया था कि आपको इसको मर्ज किया गया था विद द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। तो पहले एक फूड फॉर वर्क प्रोग्राम चलाया जाता था। अब ये फूड फॉर वर्क वो वाला नहीं है कि राइट टू फूड सिक्योरिटी, नहीं। फूड फॉर वर्क मतलब कि आप काम करो तो खाना मिलेगा, मतलब अगर आप काम नहीं करोगे तो खाना कैसे मिलेगा, तो काम वर्क से रिलेटेड था ये। तो ये एक प्रोग्राम चलाया जाता था। इस प्रोग्राम
साथ हमने मनरेगा स्कीम को मर्ज कर दिया और फिर मनरेगा एक्ट बना था 2005 में। और मनरेगा का गोल ये था कि हमें एम्प्लॉयमेंट देनी है एग्रीकल्चरल लेबर को लीन सीजन में। मतलब जब लीन सीजन आपका होता है कि मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि ज्यादातर तो वर्कर्स जो होते हैं पूरा टाइम खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन कुछ महीने ऐसे आते हैं, महीने मतलब इसमें भी आपके पास काम है, इसमें भी आपने क्रॉप्स उगाई, लेकिन साल के कुछ महीने ऐसे होते हैं कि जिसमें कोई काम नहीं होता है, जिसमें आप कोई क्रॉप उगा ही नहीं सकते या और कुछ काम ही नहीं है। तो उस टाइम पे, ऐसे टाइम पे उनको काम देना, लीन सीजन मतलब जहाँ पे अभी काम नहीं है, बहुत स्कार्सिटी है, लो प्रोडक्टिविटी है, तो उस सीजन में काम देने का इसका मेन गोल था मनरेगा का। ठीक है। और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना रूरल एरियाज में। याद रखना मनरेगा अर्बन एरियाज में नहीं है। फूड सिक्योरिटी को एनहांस करना, इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव था कि 100 दिन का आपको गारंटी वेज एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही मिलेगा। किस कौन सी के लिए? रूरल लेबर के लिए, वो भी अनस्किल्ड वर्क के लिए, जिसमें किसी मतलब स्किल की जरूरत नहीं है। ठीक है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी को इंक्रीज होगी। अभी अमेंडमेंट के लिए रुक जाना, अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है। तो ग्राम सभा में फ्री टू एक्सेप्ट रिजेक्ट रिकमेंडेशन, इसमें ग्राम सभा बहुत पावरफुल थी मनरेगा स्कीम में। ग्राम सभा बहुत पावरफुल है। ग्राम सभा चाहे तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत और इंटरमीडिएट जो यानी कि जो जिला परिषद होती है, और जो आपका वो होता है पंचायत समिति, यानी कि आपका जो बीच लेवल की जो होती है पंचायत, 3 लेवल्स होते हैं ना पंचायत में, ये तो पता होगा। ग्राम सभा विलेज लेवल पे होती है, पंचायत समिति आपका ब्लॉक या तहसील लेवल पे होती है, और जिला परिषद आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। तो ये इसमें, लेकिन मनरेगा के केस में ग्राम सभा सबसे पावरफुल मानी जाएगी, क्योंकि सारे डिसीजन, सारे रिकमेंडेशन जो है ग्राम सभा लेगी। ठीक है। अगर वो बस डिस्ट्रिक्ट पंचायत और जो इंटरमीडिएट है यानी कि पंचायत समिति और जो जिला परिषद है, वो अपना रिकमेंडेशन दे सकती हैं, सुझाव दे सकती हैं, लेकिन ग्राम सभा के ऊपर है, फ्री है वो, कि वो माने या ना माने उसको। ठीक है। किससे रिलेटेड? मनरेगा से रिलेटेड कोई भी कानून बनाना है, कानून इन द सेंस कि मनरेगा से रिलेटेड कुछ भी, आपको वहां पे कितना वेजेस मिलेगा, कौन से वर्क के लिए हायर किया जाएगा, किस किस को हायर किया जाएगा, कब वेजेस कब मिलेंगे, ये ग्राम सभा डिसाइड करेगी। ठीक है। और ये ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए ऑल लेवल्स। तो ये था, नंबर ऑफ जॉब्स तो थी बढ़ती जा रही थी। अब यहाँ पे एक दिक्कत हुई कि वेजेस जो थी ना, यहाँ पे जो चैलेंज है वो नहीं मिलती थी। मतलब सरकार ने बोला था कि जो वेज है वो आपको हर दिन मिल जाएगी। ठीक है। लेकिन ये नहीं मिल पाती थी। लेकिन जब ये जी राम जी जो एक्ट, नया एक्ट आया है ना, इसके अकॉर्डिंग अब आपको वेजेस जो है, जिस दिन आपने काम किया उसी दिन शाम तक आपको आपके हाथ में पैसा मिल जाएगा उस दिन का। लेकिन यहाँ पे क्या होता था, उसको ना मैं बोलते थे कि ठीक है आप कल आना, 1 हफ्ते बाद पैसा मिल रहा है। तो भाई बंदा रोज काम करेगा और उसको पैसा अगर मानो 100 दिन बाद जाके मिल रहा है, तो क्या फायदा? 100 दिन तक वो भूखा थोड़ी रहेगा। तो जिस दिन काम किया उस दिन का पैसा उसको उसी दिन मिल जाना चाहिए। लेकिन ये करप्शन बहुत हो रहा था, तो उसके लिए बीबीजी राम जी है, इसमें जो सिस्टम है डिजिटलाइज कर दिया गया है। ठीक है। इसको भी याद रखना। तो इसमें आपका दिखाया गया कि मनरेगा स्कीम का फायदा हुआ 10 साल के अंदर अंदर। मनरेगा स्कीम जो है 10 साल पूरे हो चुके हैं, इससे लोगों को 240% तक जो एम्प्लॉयमेंट है इंक्रीज हुई है इन 10 सालों में। ठीक है। और मैंने जो अमेंडमेंट बता रही थी वो जीवीबी राम जी वाला ही है, कि वेजेस का जो सिस्टम था, ये सारी चीजें वो अब चीजें ऐड की गई है। और मनरेगा जो 2.0 भी आया था 2012 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी अमेंडमेंट में बताने वाली थी कि जो मनरेगा 2.0 था उसमें 30 नए प्रोग्राम ऐड किए गए। पहले मैंने आपको क्या बोला, मनरेगा में सिर्फ अनस्किल्ड वर्कर के लिए हायर किया जाता था। अब मनरेगा जो 2.0 आया 2012 में, उसमें बोला कि अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए भी हम लेबर हायर करेंगे, और स्किल्ड वर्कर जिसमें थोड़ी बहुत स्किल की जरूरत होती है, ऐसे काम जैसे कि जिसमें इरिगेशन, पोल्ट्री हो गया, फिशरमैन जो होते हैं, फिशरीज। अब फिशरीज वाला जो काम है वो हर कोई नहीं कर सकता, वो फिशरमैन ही अच्छे से कर सकता है, राइट? तो उसमें स्किल चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए आप स्किल्ड वर्कर में भी आ गया। तो ऐसे 30 नए प्रोग्राम ऐड किए गए थे। 8 टाइप के वर्क, जो पहले 8 टाइप होते थे अब 8 की जगह 30 हो गए। तो आप इसमें ये अमेंडमेंट भी समझा सकते हो। तो तीन चीजें समझा देना। एक मनरेगा, शुरू वाला मनरेगा क्या था, क्यों आया, क्या क्या चीजें थी। फिर मनरेगा 2.0 में क्या था, 30 नए प्रोग्राम ऐड किए गए। पहले सिर्फ स्किल्ड वर्क, अनस्किल्ड वर्कर के लिए था, अब स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों के लिए रखा गया। 30 नए प्रोग्राम में आपका ये एग्जाम्पल दे सकते हो, सैनिटेशन वर्क, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरीज, ये वाटर शेड डेवलपमेंट, जिसमें थोड़ी बहुत स्किल की जरूरत होती है, वो हर कोई नहीं कर सकता। अब कंस्ट्रक्शन का काम है, आपको मजदूरी करवानी है, ईंटें इधर से उधर ले जानी है, वो तो हर कोई कर पाएगा, वो अनस्किल्ड है। लेकिन स्किल्ड में आपका फिशरीज वगैरह है, सैनिटेशन का काम है, पैड्स वगैरह बनाने हैं, तो वो हर कोई नहीं कर सकता ना। तो ये आपका मनरेगा 2.0 में भी ये चीजें, नई नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी ऐड की गई। तो ये आपको याद रखना है। और बाकी जो अब तीसरा जो आया बीबीजी राम जी, उसमें मैंने आपको बताया कि अब 100 से 125 दिन का हो गया है। और इसके अलावा आपको वेजेस भी कोशिश की गई है कि टाइम से मिले, और डिजिटल टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया गया है उसमें। होगा, मतलब अभी लागू नहीं हुआ है, होगा। ठीक है। तो 125 दिन का ये सब होगा, और सेंटर भी उसमें फंडिंग देगी 60-40 रेशियो की। तो ये पूरा था आपका ये यूनिट नंबर 5
जिसमें आपको सोशल वेलफेयर पॉलिसीज मैंने बताई। सो आई होप आपको ये पॉलिसीज और ये सारा जो आज का लेक्चर है अच्छा लगा होगा और आपकी एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इससे आपके कम से कम 2 क्वेश्चन तो आराम से हो ही जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।